हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए इमेज प्रोसेसिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 057 की यूनिट 4। और ये यूनिट हमारी वन शॉट रहने वाली है। उसके साथ जितने भी हमारे PYQs हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो, पहले हम अब तक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सॉल्व अच्छे से कर चुके हैं। मतलब उनके मैंने आपको अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, तो वहां से जाकर आप उन यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस यूनिट का जो नाम है वो है हमारा इमेज सेगमेंटेशन। काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है और बहुत मस्त यूनिट है। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स मेंशन है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम मेथड्स देखेंगे कि कैसे इमेज सेगमेंटेशन होता है। और उन मेथड्स के अंदर हमने ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी मेथड्स हमारी PYQs के अंदर पूछी गई हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कौन सी मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन है और जो हमारा थ्रेशोल्डिंग है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार PYQs के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। और मैं ये सारे मेथड अच्छे से समझा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। और आपको अगर नोट्स वगैरह नीडेड हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, मल्टी आइटम्स को, है ना। या फिर आप हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो, multiitems.com को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज सेगमेंटेशन। अब देखो, इमेज सेगमेंटेशन होता क्या है। तो देखो, अगर हमने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सेगमेंटेशन पढ़ा था, नेटवर्किंग के अंदर। तो वहां पर क्या था, हम बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट्स के अंदर डिवाइड करते थे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी सिमिलरली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो पूरा कंप्लीट एक इमेज होता है, जैसे कि आपके पास एक इमेज है, यहाँ पर आपकी वीडियो है, ठीक है। इसको एक एज अ इमेज समझो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें होती हैं इमेज के अंदर। एक तो हमारे बैकग्राउंड होता है और एक हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक इमेज है जिसके अंदर आप हो, ठीक है, और पीछे कोई बैकग्राउंड है, लाइक ग्रास है, ठीक है, बहुत सारी घास है। तो वहां पर जो हमारी पूरी घास है ना, वो हमारी क्या है, बैकग्राउंड है। और जो आप हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उस इमेज के अंदर से जो ऑब्जेक्ट को हम निकालेंगे, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। मतलब इमेज को डिवाइड करना बैकग्राउंड में और ऑब्जेक्ट में, उसी को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। अब आप बताओ, जो कंप्यूटर है उसको तो नहीं पता चल जाता कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये बैकग्राउंड है, क्योंकि उसको जो इमेज है वो नहीं दिखती, उसे पिक्सल्स दिखते हैं, ठीक है। मतलब कि 0 और 1 की फॉर्म में, या फिर जो इंटेंसिटी है उसकी फॉर्म में जो है इमेज दिखता है, ठीक है। अब उस इमेज को कंप्यूटर को हम कैसे समझाएंगे कि वो इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सी मेथड्स का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, इमेज सेगमेंटेशन का डेफिनेशन देख ले। सेगमेंटेशन मींस स्प्लिटिंग एन इमेज इनटू मीनिंगफुल पार्ट्स। और पार्ट्स हमारे ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक हमारा कंप्लीट केक है सर्कल में, ठीक है, हमने उसकी स्लाइसेस कर दी, ठीक है। और हर एक स्लाइस जो है वो हमारे केक को बिलोंग करती है। ऐसे ही हमारा जो हर एक ऑब्जेक्ट है, बैकग्राउंड है, वो हमारा इमेज को बिलोंग करता है, ठीक है। बट हम इमेज को क्या करेंगे, सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक फोटो है, जिसके अंदर एक टेबल है, उसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है। तो हमारी जो टेबल है वो हमारी बैकग्राउंड हो गई, ठीक है, एक अनदर रीजन हो गया। और जो हमारा कॉइन है वो एक अनदर रीजन हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इमेज सेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंप्यूटर हमारा इमेज को लाइक अ ह्यूमन नहीं देखता, वो क्या देखता है, पिक्सल्स देखता है, नंबर्स देखता है, ठीक है। सेगमेंटेशन जो है वो हेल्प करता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बैकग्राउंड कौन सा है, साइज क्या है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो, हमारे पास इमेज सेगमेंटेशन करने की कुछ मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं और कुछ हमारी फेमस टेक्निक्स हैं, लाइक थ्रेशोल्डिंग, एज बेस्ड, रीजन बेस्ड, मॉर्फोलॉजिकल, वाटर सेट सेगमेंटेशन। इन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट अब हमारा जो इमेज सेगमेंटेशन के अंदर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हमारा सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि अगर हमारे इमेज जो है उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट ठीक से नहीं है, जो हमारा कलर है वो अच्छे से नहीं है, ठीक है, तो हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। या फिर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये रखा हुआ है, ठीक है, और इसी के ऊपर अगर मैं ये ग्लास रख दूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेगमेंटेशन होगा, ये जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हमारी इमेज है उसके अंदर से अगर हम ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे तो पहले ग्लास को फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। बट उसे ये जो पीछे हमारा टेडी बियर है, उसका हमारा जो पेंगुइन है उसका इतना पार्ट तो फाइंड आउट कर लेगा, बट ये जो फेस है वो इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो उसे फाइंड आउट करने में काफी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अगर ओवरलैपिंग है इमेज के अंदर से तो वो चैलेंज होता है, या फिर लाइटनिंग अच्छे से नहीं है तो चैलेंज होता है, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं, ये आप लिख कर आ सकते हो अगर आ जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। अब हमारे जो मेथड्स है ना, वो इमेज सेगमेंटेशन दो बेस पर करते हैं, ठीक है। या तो डिसकंटिन्यूटी के बेस पर, या तो सिमिलरिटी के बेस पर, ठीक है। मतलब डिसकंटिन्यूटी कैसे होता है कि
हमारा ये जो पूरा इमेज है इसके अंदर से हमारा जो टेबल है वो ब्राउन कलर का है, ठीक है। और ये जो हमारा बुक है वो हमारा व्हाइट कलर का है। तो यहाँ पर जो है ब्राउन कलर लाइक ब्राउन कलर का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क होता है। लाइक इसकी इंटेंसिटी हम ले लेते हैं 90, इसकी इंटेंसिटी है, ठीक है, पूरी की पूरी टेबल की। तो 90 90 90 पूरे पिक्सल होंगे, ठीक है। और हमारा जो बुक है वो हमारा व्हाइट है, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा हम ग्रेइश ले लेते हैं। तो हम इसकी इंटेंसिटी रख लेते हैं लाइक 200, ठीक है। तो यहाँ पर 90 से 200 जो है, ठीक है, यहाँ पर जो 90 90 90 और 200, तो यहाँ पे जो 90 है उसका क्या हुआ, डिसकंटिन्यूटी हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से पिक्सल्स चेंज हुए। तो यहाँ पर एक पता लग गया कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया। तो या तो डिसकंटिन्यूटी के बेस पर इमेज सेगमेंटेशन हो सकता है, या तो सिमिलरिटी के बेस पर इमेज सेगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। अब सिमिलरिटी कैसे देखेंगे, तो देखो, आपका जो पूरा इमेज है उसके अंदर आप देख सकते हो 90 90 90 90 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 200 200 200 आ रहा है। तो देखो 200 200 क्या है, हमारा एक सिमिलरिटीज है, ठीक है। तो 200 200 वाली पिक्सल को मिला दें और 90 90 वाली पिक्सल को मिला दें तो हमारा क्या आ जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे ये जो पार्ट्स हैं। तो हमारी बुक अलग हो गई और टेबल अलग हो गई, ठीक है। तो सिमिलरिटी के बेस पर, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी के बेस पर हमारे पास तीन मेथड्स हैं, पॉइंट डिटेक्शन, लाइन डिटेक्शन एंड एज डिटेक्शन। और सिमिलरिटी के बेस पर हमारे पास ये पांच मेथड्स हैं। थ्रेशोल्डिंग, रीजन ग्रोइंग, ये हमारी मतलब सिमिलर ही हो जाती है, ठीक है, रीजन वाली। और एक हमारे पास वाटर सेगमेंटेशन है जो कि मॉर्फोलॉजिकल का हम यूज करके करते हैं, ठीक है। इन सबको आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है, पढ़ने में। चलो स्टार्ट करते हैं मेथड्स को। सबसे पहले हम पहले ही मेथड पढ़ते हैं जो कि हमारा पॉइंट डिटेक्शन, ठीक है। आपके सिलेबस में जो स्टार्ट है वो हमारा एज डिटेक्शन से, बट मैं आपको पॉइंट डिटेक्शन एंड लाइन डिटेक्शन समझाऊंगा, जिससे कि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरी एक बड़ी सी इमेज है उसके अंदर से हमें एक पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो वो होता है हमारा पॉइंट डिटेक्शन। A point is a pixel that is very different from its neighbor, detected by using a mask, जिसको हम स्मॉल मैट्रिक्स होती है हमारे पास, जिसका हम यूज करके पूरी इमेज पर उसे घुमाएंगे, ठीक है। और उस विंडो को, अगर आपने यूनिट 2 देखी है तो मैंने उसके अंदर भी समझाया था, पूरी एक इमेज के ऊपर हम एक विंडो को पूरे को घुमाएंगे, ठीक है। और जो भी हमारी जो सिमिलर होंगी वो हमारी जीरो बन जाएंगी, ठीक है। और जो हमारा पॉइंट होगा वो एक लार्जर वैल्यू आपको देके जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी लार्जर वैल्यू होगी वो आपका पॉइंट जो है वो आपका डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ अ पिक्सल डिफर अ लॉट फ्रॉम द सराउंडिंग, वो पिक्सल हमारी क्या होती है, एज अ पॉइंट कहलाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये मास्क है, इस मास्क का आप यूज करके क्या करोगे, पूरे के पूरे इमेज पर उसे घुमाओगे, ठीक है। और जो भी आपका सिमिलर होंगे वो आपके जीरो हो जाएंगी पिक्सल, और जो भी आपका पॉइंट होगा वो आपको एक लार्जर वैल्यू फाइंड आउट करके देगी, ठीक है। तो आपको इस पास को क्या करना है, पूरे के पूरे इमेज को घुमाना है, ठीक है। अब हमारा आता है लाइन डिटेक्शन। इसके लिए भी हमारे पास सिमिलर मास्क होते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है तो आपको इस मास्क को यूज करना है, अगर वर्टिकल है तो आपको इस मास्क को यूज करना है, अगर डायगोनल है यानी कि 45 डिग्री पर है, ठीक है, तो आपको इस मास्क को यूज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो लाइन है वो डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अ लाइन इज अ सेट ऑफ पिक्सल दैट फ्रॉम फॉर्म अ स्ट्रेट नैरो पाथ, ठीक है, स्ट्रेट नैरो पाथ बनाता है ना। वो वर्टिकल भी हो सकता है या तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। लाइन डिटेक्शन लुक्स फॉर अ पिक्सल दैट आर अलाइंड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। वो एक ही डायरेक्शन में सर्टेन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर अलग कहीं पर अलग, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लाइन डिटेक्शन कर पाओगे इन मास्क की हेल्प से। अब मास्क को यूज करना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, ठीक है, पहले वाली यूनिट 2 के अंदर ही समझा दिया था। तो ये मास्क आपको याद रखने हैं, ठीक है, याद रखोगे तो सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम्पल नहीं देकर आना है, आपको ये मास्क बताकर आने, ठीक है। एग्जाम्पल इसका काफी बड़ा हो जाता है। अब आता है हमारा मेन पार्ट जो कि है एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन हमारा एक बार पीवाईक्यू के अंदर 2 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है, कि डिफाइन द एज डिटेक्शन, तो आपको यहाँ पर समझाना था। तो मैं यहाँ पर काफी अच्छे से डिटेल में बताऊंगा एज डिटेक्शन, 2 मार्क्स के लिए नहीं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इसकी और भी जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं एज डिटेक्शन के काफी सारे होते हैं, तो सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो एज डिटेक्शन होता क्या है, सो देखो, आपकी ये इमेज है, मैंने आपको बताया था, ये हमारी टेबल है, ये हमारी बुक है। तो यहाँ पर जो टेबल है 90 90 90, वो नीचे होगी इसकी जो लाइक अगर हम इसकी लाइन प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक डार्कर एरिया है, यहाँ पर एक ब्राइटर एरिया है। तो इसका अगर हम लाइन प्रोफाइल निकालते हैं तो ये जो डार्कर एरिया है वो नीचे नीचे चल रहा होता है, ठीक है। जैसे ही लाइट एरिया आया, ठीक है, ब्राइटर एरिया आया, तो वहां पर एक स्पाइक आता है, ठीक है। और हमारा लाइन ऐसे चलता है। तो यहाँ पर ये जो स्पाइक आया ना, ये हमें मिल गया एज, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90 90 था, यहाँ पे 200 था, ठीक है। तो ये जो 90 90 और यहाँ पर स्पाइक आया ना, तो यहाँ पर ये जो स्पाइक आया ये हमें मिल गई इसकी बाउंड्री। तो हम ये कह सकते हैं ये जो बाउंड्री है ना, ये हमें मिल गई, ठीक है। ये जो हमें एज है ना वो मिल गई। तो हमें पता लग गया कि ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, या तो ये बैकग्राउंड है या तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। हमेशा जो ऑब्जेक्ट है उसे एज अ जो हमारा ब्राइटर एरिया होता है उसे लिया जाता है, ठीक है।
अब आता है हमारा रियल लाइफ एग्जांपल, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज इन फोटोज, है ना। आप बाउंड्रीज जो है फोटोज के अंदर फाइंड आउट करते हो, ठीक है। आप मेडिकल स्कैन्स के अंदर जो ट्यूमर डिटेक्शन है वो भी करते हो, ठीक है। ट्यूमर की जो एजेस है उसे आप सपोर्ट अलग करते हो, ठीक है। एज डिटेक्शन इज अ टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन एन इमेज, ठीक है। इमेज के अंदर जो हमारी बाउंड्रीज हैं ऑब्जेक्ट की वो हम फाइंड आउट करते हैं एज डिटेक्शन की हेल्प से। इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग शार्प इंटेंसिटी चेंजेस इन नेबरिंग पिक्सल। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो शार्प इंटेंसिटी चेंजेस आया जैसे कि 90 से 200 एकदम से शार्प हुआ, तो उसी को वो फाइंड आउट करती है, ठीक है। तो एज डिटेक्शन का समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट ना ऑपरेटर्स देखेंगे। तो देखो एज डिटेक्शन हमारा ऑपरेटर्स की हेल्प से होता है, ठीक है। पहला हमारा ऑपरेटर है रोबोट, ठीक है। सो और फिर हमारा सोबेल होता है, प्रिविट होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनके आपको ये जो मास्क है ना वो याद रखने हैं, ठीक है। बस आप मास्क याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा कौन सा ऑपरेटर कहाँ पर यूज होता है। तो देखो सबसे पहला हमारा मास्क है रोबोट क्रॉस ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, रोबोट क्रॉस ऑपरेटर। सबसे पहला हमारा यही ऑपरेटर आया था 1963 के अंदर, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑपरेटर वर्क्स ऑन 2x2 मास्क वेरी स्मॉल, ठीक है। अब इसका जो मास्क होता है ना काफी छोटा होता है, तो ये हर जगह काम नहीं आता, ठीक है। और काफी टाइम भी लगाता है क्योंकि छोटा मास्क है। डिटेक्ट डायगनल एजेस, ठीक है। और ये काफी हेल्पफुल होता है डायगनल एजेस को फाइंड आउट करने में, ठीक है। जो डायगनली एजेस है ना, मतलब 45 डिग्री पे 135 डिग्री पे, तो उन्हें फाइंड आउट करने में काफी हेल्पफुल रहता है ये। तो इसके दो मास्क हैं हमारे पास, ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। या तो आप अगर ऐसे एजेस को फाइंड आउट कर रहे हो तो आपका ये वाला काम कर, नहीं, ये वाला एजेस को फाइंड आउट कर रहे हो तो ये वाला काम करेगा, और ये वाले एजेस को फाइंड आउट कर रहे हो तो ये वाला काम करेगा, ठीक है। और ये काफी सिंपल होता है, फास्ट होता है। बट अगर आपका जो नॉइस है उसके लिए काफी सेंसिटिव होता है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, और लार्ज इमेजेस पे अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि लार्ज इमेजेस पे क्या होता है ना, ये छोटा सा मास्क काम नहीं करता। क्योंकि अगर लार्ज इमेज के अंदर कहीं पर थोड़ा सा डार्कर एरिया है तो ये उस पर बहुत ही ज्यादा डार्क कर देगा, ठीक है। और कहीं पे थोड़ा सा ब्राइट एरिया है तो वहां पे ज्यादा ब्राइट कर देगा, क्योंकि लार्ज इमेजेस के अंदर ना जो स्टेबिलिटी होती है वो नहीं रहती, ठीक है। कहीं पर ज्यादा इंटेंसिटी होती है, कहीं पे कम इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो लार्ज इमेज पे अच्छे से ये ऑपरेटर काम नहीं करता। फिर आता है हमारा प्रिविट ऑपरेटर। ये आपको देखो मास्क याद रखना है, ये मास्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रिविट ऑपरेटर, ये हमारा 1970 में आया था। ये हमारा 3x3 का मास्क है, ठीक है। ये इससे मास्क को जो है बड़ा कर दिया, ठीक है। बट ये हमारा किसके लिए यूज होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एजिस के लिए यूज होता है, ठीक है। और इक्वल वेट्स टू नेबर्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वल वेट्स दिया हुआ है नेबर को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारे एजिस हैं वो अगर हॉरिजॉन्टल है तो हमारा ये वाला मास्क यूज होगा, और वर्टिकल के लिए ये वाला मास्क यूज होगा, ठीक है। अब आता है हमारा, ये काफी इजी होता है और अच्छा होता है रोबोट से, ठीक है। रोबोट जो हमारा क्रॉस ऑपरेटर था उससे अच्छा होता है। नॉट वेरी एक्यूरेट फॉर डायगनल एजेस। अब रोबोट हमारा डायगनल के लिए काम कर जाता था, बट ये हमारा वर्टिकल लाइन के लिए या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए वर्क करता है, ठीक है। ये हमारा थ्योरी पार्ट ही है, मतलब इसके लिए आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर एग्जाम्पल लूंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। और ये पीवाईक्यू के अंदर देखो 2 मार्क्स में ही पूछा गया है, तो इसके लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली ऑपरेटर बता रहा हूँ, अगर आपको ऑपरेटर याद रहेगा तो आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट सोबल ऑपरेटर। सोबल ऑपरेटर भी हमारा 1970 में आया था, ठीक है। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन के लिए होता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट फ्रॉम प्रिवट, प्रिवट से थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया, यहाँ पर हमारा नेबर्स को इक्वल मास दिया हुआ था, बट यहाँ पर जो हमारा सेंटर है उसको थोड़ा ज्यादा वेट दिया होता है, ठीक है। तो देखो इंप्रूवमेंट फ्रॉम प्रिवट पुट्स मोर वेट इन द सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 दे दिए ज्यादा, यहाँ पर 2 दे दिए ज्यादा, ठीक है। सेंटर में कॉलम और रो के थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा रिस्पॉन्स है वो स्ट्रॉन्गर मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। ये हमारे मास के याद रखना है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है प्रिवेट के अंदर जो हमारे नेबर्स होंगे उसका इक्वल मास होगा और वेट होगा, और यहाँ पर जो हमारा सोबल है उसके अंदर जो सेंटर है उसका ज्यादा मास होगा, ठीक है। स्टिल सेंसिटिव टू नॉइस, बट अगर नॉइस अच्छी नहीं, नॉइस ज्यादा है तो उसके लिए सेंसिटिव है, अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। नॉइस का क्या मतलब है कि अनइवन जो है वो लाइट है, ठीक है, मतलब कि इंटेंसिटी अच्छी नहीं है तो वो दिक्कत होती है। इमेज के अंदर दो ही तो चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन एंड इल्यूमिनेशन, ठीक है। लाइट अगर अच्छी नहीं है, रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं है, तो नॉइस इमेज खराब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डायगोनल एज डिटेक्शन। अब ये दोनों हमारे सोबल और हमारा प्रिवट जो था वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए था, बट डायगोनल के लिए इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि रोबोट तो है काफी छोटा मास था। बट यहाँ पर आया डायगोनल एज डिटेक्शन, जो कि हमारा सारे के सारे जो एजेस हैं उनके लिए, डायगोनल्स हैं उनके लिए काम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 45 डिग्री के लिए ये वाला यूज होता है, और 135 के लिए हमारा ये वाला यूज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारे यूज होते हैं। समटाइम्स वी वांट एजेस एट 45 डिग्री एंड 135 डिग्री,
तो ये हमारा यूज होता है, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं इसके लिए, ठीक है। रेयरली यूज अलोन, मतलब ये ज्यादा अगर अकेले यूज नहीं होता, इसको आप सोबल के साथ जो है कंबाइन करके यूज करते हो, जिससे कि आप वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डायगोनल सबको साथ में डिटेक्ट कर पाओ, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, जो चारों के चारों ऑपरेटर हैं बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब आता है सबका मास्टर, जो कि है क्रिस कंपास कर्नल, 1971 में आया था ये। और ये हमारा एट की एट डायरेक्शन में जो है वो एजिस को फाइंड आउट कर लेता है, चाहे वो नॉर्थ में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, साउथ ईस्ट में हो, साउथ में हो, साउथ वेस्ट में हो, या फिर वेस्ट में हो, सब में, मतलब सारी की सारी डायरेक्शन में जो हमारी एट की एट डायरेक्शन है ना, उसके अंदर फाइंड आउट कर लेता है, ठीक है, ये एजिस को। और इसका हमारा 3x3 का मास्क होता है और वो रोटेट होता है। आपको जिस भी डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है तो आप उसको मास्क को रोटेट करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो जैसे मास्क जो है साउथ के लिए ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो साउथ के लिए 555 नीचे रहेगा, ठीक है। नॉर्थ के लिए हमारा 555 ऊपर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप ईस्ट के लिए, वेस्ट के लिए, सबके लिए मास्क बना सकते हो, ठीक है। वेरी पावरफुल फॉर एजिस इन मल्टीपल डायरेक्शंस, कंप्यूटेशनली हैवी, ठीक है। मतलब इसका जो हमारा क्या बोलते हैं ऑपरेशन होता है वो थोड़ा हैवी होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, बट ये काफी अच्छा होता है, ठीक है। मल्टीपल डायरेक्शन के लिए बेस्ट होता है। तो ये हमारा क्लियर है, आपको सारे के सारे पांच के पांच ऑपरेटर याद रखने हैं। एक डायरेक्शन पूछा जाता है अगर 2 नंबर में तो इतना बता के रहना, अगर 10 नंबर में, 7 नंबर में पूछा जाता है तो पूरा का पूरा आपको सारे के सारे पांचों ऑपरेटर्स बताकर आने हैं, ठीक है। तो क्लियर है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो देखो, अब हमारा जो एज डिटेक्शन था, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये इमेज है, ठीक है, पूरी इमेज है, उसके अंदर एक हमारा कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा कॉइन है। तो हमें जो एज डिटेक्शन है ना, वो हमें एजेस देता है, जैसे कि हमारा ये है ना, तो ये हमें एज डिटेक्शन ऐसे हमें देगा, ठीक है। ये हमारी एज है, ये एज है, ये एज है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है हमें पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट तो ये हुआ ना। तो हमें ये जो एजेस है ना, इनको हमें ऐसे मिलाना पड़ता है, ठीक है। मिलाने को क्या मतलब, लिंक करना होता है, ठीक है। तो हमें इन एजेस को क्या करना होता है, लिंक करना होता है। तो लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिंक करने के लिए हम मेथड का यूज करेंगे, एल्गोरिथम का यूज करेंगे, हर्फ ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। हर्फ ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, आपकी जो एजेस हैं उन्हें लिंक करेगा, ठीक है। क्लियर है, इतना बिल्कुल स्टोरी की तरह है, बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप, लो टू हाई, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाए, एज डिटेक्शन हमने कर लिया, इन ऑपरेटर्स का यूज करके कोई भी एक ऑपरेटर लगाया, हमने एज को डिटेक्ट कर लिया, ऐसे हमें एजेस मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हर्फ ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, और हम इसको क्या है, लिंक करेंगे एजेस को, ठीक है। अब हमारा जो एज लिंकिंग है ना, दो तरीके से होता है, या तो लोकल प्रोसेसिंग से होता है जो कि हमारा लोकली काम करता है, और एक हमारा हब ट्रांसफॉर्म होता है जो कि ग्लोबली काम करता है, सारी की सारी इमेजेस पे लग सकता है, ठीक है। तो व्हेन वी डिटेक्ट एजेस, लाइक हमने सोबल का पिवट ऑपरेटर का यूज करके एजेस को कर लिया, तो हमें ब्रोकन या इनकम्प्लीट जो है एजेस मिलती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड अ मेथड टू कनेक्ट दीज ब्रोकन एजेस पिक्सल इनटू अ कंप्लीट शेप, ठीक है। तो हम उसको मेथड को क्या कहते हैं, हर्फ ट्रांसफॉर्म कहते हैं, जिसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। So देखो, it is a feature extraction method for detecting simple shapes such as circle, line, etc. ठीक है, in an image। ये हमारा क्या करता है, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, और लिंक करता है, ठीक है। तो हर्फ ट्रांसफॉर्म हम पढ़ते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले देखो, हर्फ ट्रांसफॉर्म को आप ऐसे समझ सकते हो वोटिंग सिस्टम की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कि हर एक जो जैसे कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक कोऑर्डिनेट है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारा खुद बोल रहा होता है कि मैं इस लाइन को बिलोंग करता हूँ, ये वाला बोल रहा होता है मैं इस लाइन को बिलोंग करता हूँ, ऐसे है ना, हम वोटिंग सिस्टम कराते हैं, ठीक है। जो ज्यादा, जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं, हम उस लाइन को दे देते हैं कि ये इस लाइन को बिलोंग करता होगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा परेशान मत हो, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर, ईच एज पिक्सल इन एन इमेज सेज आई माइट बिलोंग दिस लाइन, सर्कल एंड इलिप्स, ठीक है। हर एक जो एज का पिक्सल है, वो ये कह रहा होता है इमेज के अंदर कि मैं इस लाइन को बिलोंग करता हूँ, मैं इस लाइन को बिलोंग करता हूँ, ठीक है, या फिर इस सर्कल को बिलोंग करता हूँ। तो हम जिसके पास ज्यादा वोट्स होते हैं, हम उसी लाइंस को यूज करते हैं, कंसीडर करते हैं। इट वोट्स फॉर ऑल पॉसिबल शेप इट कुड बिलोंग टू, द शेप विथ मैक्सिमम वोट्स इट्स द फाइनल डिटेक्टेड शेप, ठीक है। या तो सर्कल होगा, लाइन होगा, इलिप्स होगा, ठीक है, अलग अलग शेप हो सकते हैं। लाइन डिटेक्शन विथ हर्व ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, तो देखो, नॉर्मल जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है, वो होती है हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा दिक्कत ये होता है कि वर्टिकल लाइन पे जो हमारा m होता है वो हो जाता है हमारा इन्फिनाइट, ठीक है। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन के लिए हमारा क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, मतलब कि आप आपको पता है कि एक डॉट से हमारे पास बहुत इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ड्रॉ हो सकती हैं, तो हमारे पास दिक्कत आती है यहाँ पे। इन्फिनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन पे बहुत सारे डॉट्स हो सकती है, तो यहाँ पर जो हमारा एम है वो इनफिनाइट हो जाता है। तो हम जो एक्स वाई प्लेन है,
उस पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी लाइन को कौन सा डॉट जो है वो बिलोंग करता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन है इसे कन्वर्ट कर देंगे सी एम प्लेन के अंदर, ठीक है। सी एम प्लेन के अंदर क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है जिसके ऊपर से मल्टीपल लाइंस हमारी ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पैरामीटर स्पेस और हाफ स्पेस, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, ये हमारी हाफ स्पेस के अंदर, ये हमारे, हम इसे कहते हैं स्पेशल स्पेस कह सकते हैं, ठीक है। या फिर हम एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, हाफ स्पेस के अंदर या फिर पैरामीटर स्पेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू माइनस एक्स एम प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। आपको ये इक्वेशन तो पता ही होगी। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, जस्ट हमारा जो ये जो है क्या बोलते हैं एक्स एम एक्स जो है हम इधर ले गए, ठीक है। तो ये इधर जाके माइनस का हो गया और हमारा सी इक्वल टू माइनस एक्स एम प्लस वाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन आ गया सी एम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो भी हमारा पिक्सल्स एक्स वाई प्लेन के अंदर होंगे हम उसे कन्वर्ट करके सी एम प्लेन के अंदर ले आएंगे, ठीक है। और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन हमें यूज करनी है, ठीक है। तो देखो हम, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक, यहाँ पर हमारे पास दो डॉट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट्स हैं। एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है, ठीक है। ए का क्या है 1 and 2, एंड बी का क्या है हमारा 3 and 4, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें ना एक मतलब प्रूफ करेंगे कि ये जो दो हमारे जो डॉट होते हैं ना, वो जो हमारे एक्स वाई प्लेन के अंदर होते हैं, अगर वो हमारे एक ही लाइन को बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो हमारे एक्स वाई प्लेन के अंदर जो भी दो कोऑर्डिनेट्स अगर एक ही लाइन को बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे सी एम प्लेन के अंदर हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंट पर, एक पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम उसी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, क्या है हमारे पास 1 and 2, और एक्स वाई पे हमारा क्या है 3 and 4, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स को, इसको हम ये जो हमारी इक्वेशन थी हमने सी एम के अंदर कन्वर्ट कर ली, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, वन को पुट किया, ठीक है। वन को पुट किया हमने यहाँ पर, ठीक है, एक्स की जगह पर, और वाई की जगह पे हमने 2 को पुट किया। तो हमें जो है एम इक्वल टू एंड सी इक्वल टू जीरो रखने पर, सी एन एम इक्वल टू जीरो रखने पर हमें सी मिला 2, और सी इक्वल टू जीरो रखने पर हमें एम मिला 2, ठीक है। दो टू टू हमें मिले, ठीक है। तो हमारे पास जो सी एम है वो हमारे पास क्या आ गया, 2 and 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 and 4 पर चेक करेंगे। 3 and 4 पे अगर हम चेक करें तो हमने अगर इस इक्वेशन के अंदर पहले 3 रखा, ठीक है, एक्स की जगह पर, और वाई की जगह पर हमने 4 रखा, और हमने सी की जगह पर अगर 0 रखा, तो हमें मिलेगा 1.33, ठीक है। यहाँ पर अगर आप करके देखोगे तो हमें क्या मिलेगा, एम इक्वल टू 1.33, और मतलब आप देखोगे तो 3/4 क्या, सॉरी 4/3 क्या आएगा हमारा, 1.33 आएगा। और अगर आप m को 0 रखोगे तो हमारा c क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने m को 0 कर दिया तो ये हमारा 0 हो गया, और 4 ही रह जाएगा, तो हमारा c क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1.33 and 4। तो अगर हम इस वाली लाइन को ड्रॉ करें, जैसे कि हमने 2 and 2 पे ड्रॉ किया, ये हमारे 2 है, ठीक है, और ये हमारा 2 है। तो हमने इस पे एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 1.33 and 4 है। तो हमारा 4 ये रहा, ठीक है, और 1.33 लाइक यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने इसको ड्रॉ किया, तो हमारी जो लाइन है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं इससे कि जो भी हमारी जो प्लेन के अंदर यहाँ पर दो डॉट्स हैं, वो अगर एक ही लाइन को बिलोंग करते हैं, जैसे कि ये लाइन को बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर सी एम प्लेन के अंदर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो जो दो लाइन है, ठीक है। इतना हमारा क्लियर है। इफ पॉइंट्स ए बी आर, टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय अ लाइन इन अ स्पेशल डोमेन एक्स वाई, दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन इन अ हाफ प्लेन, ठीक है। ये हमने ऐसे बता दिया। तो हम इसका यूज करके क्या कर सकते हैं, लाइंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, हाफ ट्रांसफॉर्म के अंदर। ये आपको प्रूफ ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। हाफ ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा जाता है तो आपको ये पूरा करके बताना है। बट इसके अंदर भी ना अभी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। ये हमारी एक ट्रांसफॉर्म की अच्छी खासी यूजफुल प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। वन यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ हर्फ ट्रांसफॉर्म, इट इज दैट पिक्सल विच लाई ऑन द लाइन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस। बट यहाँ पर ये भी दिक्कत है कि भाई ये जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है, सारे के सारे लाइन। जैसे कि अगर हम देखें कि ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, पीछे एक बॉक्स है और एक आगे बॉक्स है। तो हमारी ये जो लाइन है, ये जो दोनों पिक्सल है, ये वाला पिक्सल, ये वाले पिक्सल, ये दोनों पिक्सल हमारे एक ही लाइन को जो है बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। ये वाला भी एक ही लाइन को बिलोंग करता है, और जो ये वाले इसके अंदर भी जो हमारे पिक्सल्स हैं वो भी इसी लाइन को बिलोंग करते हैं। तो बट ये नहीं कह सकते कि ये जो सेम लाइन है वो एक ही, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, ये कंटिन्यूअस है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां से लेकर
यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, बट इसके बाद ये कंटिन्यूट नहीं है, बट ये सेम लाइन को बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हो कि अगर हम ये वाला पिक्सल उठाएं और ये वाला पिक्सल उठाएं, तो वो हमारा सेम लाइन को बिलोंग करता है, बट वो कंटिन्यू नहीं है। हमें यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, अलग ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमें यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो यह हमारा हर्व ट्रांसफॉर्म है, जो कि हमारा सीएम प्लेन के अंदर था, वो यहाँ पर कामयाबी नहीं है, क्योंकि एक कंटिन्यूअस दिखाएगा, ठीक है, सीधा एक ही तो लाइन दिखाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो आगे वाला ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा इसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो गिव मिसलीडिंग रिजल्ट, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट हैपन टू बी अलाइंड बाय अ चांस चांस, ठीक है, सॉरी। तो अगर हम ये वाला पॉइंट देखें और ये वाला पॉइंट दिखा दें, तो वो सेम लाइन पे दिखा देगा हमें, ठीक है, ये सेम लाइन पे दिखा देगा। बट ये तो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये सेम लाइन को बिलोंग ही नहीं कर, ये सेम लाइन को बिलोंग तो करते हैं, बट ये सेम ऑब्जेक्ट को बिलोंग ही नहीं करते। ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये हमारा अलग ऑब्जेक्ट है, बट ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे सेम लाइन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। So clearly show that one disadvantage of the Herf transform, it gives an infinite line rather than a finite line segment with two well डिफाइंड एंड पॉइंट, ठीक है। हमें कोई भी एक लाइन सेगमेंट, फाइनाइट लाइन सेगमेंट नहीं दे रहा जिसके पास वेल डिफाइंड टू एंड पॉइंट्स हो जहां पर वो खत्म हो रहा हो, ठीक है। तो हमें पास वो नहीं मिल रहा, हमारे पास इन्फिनाइट लाइन मिल रही है। तो हमारे पास ये दिक्कत आ गई कि ये काम नहीं कर पाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि थीटा एंड रॉ की फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस जो लाइन वाली इक्वेशन है, ये मैं आपको पूरी स्टोरी ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर देखा, उसके अंदर दिक्कत आ रही थी। हमने सीएम प्लेन के अंदर किया, उसके अंदर दिक्कत आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, उसे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर या फिर पी, मतलब इसे हम रो कहते हैं, ठीक है। और एक्स एंड वाई रिप्रेजेंटेड बाय कर्व आर थीटा, ठीक है। और जो हमारे एक्स एंड वाई है वो कैसे, एज अ कर्व रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, यानी कि साइनसोइडल वेव बनेंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो हमारा P है वो क्या होता है, वो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। जैसे कि हमारे पास अगर ये दो पॉइंट्स है, तो इसके अंदर अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये जो हमारा P है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड थीटा हमारा ये जो एंगल होता है वो होता है, ठीक है। ये जो P है इसका जो ये जो है, मतलब इसका एंगल्स बिट क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन, ये हमारा क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। और एवरी पॉसिबल रो एंड थीटा पेयर डिफाइन अ यूनिक लाइन, हर एक जो रो एंड थीटा है वो हमारे एक यूनिक लाइन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया पोलर फॉर्म के अंदर, पूरा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा इतना है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बस दो पॉइंट्स हैं, एक एक्स आई एंड वाई आई है, और एक हमारे पास एक्स जे एंड वाई जे है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, तो हमारे पास दो वेव्स आपको दिख जाएंगी। एक हमारे पास ये वेव है, ठीक है, एक हमारे पास ये वेव है, ठीक है, ये हमारे पास दो वेव है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये हमारी एक इक्वेशन इसकी है, जे वाले की, और नहीं, आई वाले की ये इक्वेशन है और जे वाले की ये इक्वेशन है। आप देख सकते हो ये हमारे कहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर मीट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया थीटा डैश, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे मीट करेंगे, ठीक है, जो सेम लाइन को बिलोंग करेंगे। फिर हमें क्या करना है, इसको हमें इसकी एक्यूमुलेटर सेल्स में डिजाइन कर लेना है, ठीक है, ऐसे एक्यूमुलेटर सेल्स बना लेनी है। फिर आपको वोटिंग सिस्टम का यूज करना है, जैसे कि मैंने आपको हव ट्रांसफॉर्म के अंदर बताया था। अब वोटिंग सिस्टम कैसे होता है, वो सारी चीजें अभी मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा, तो आपको क्लियर होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। पहले एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर दिया पोलर फॉर्म के अंदर, तो आपको ऐसे वेव्स मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आपको इन वेव की फॉर्म पे जहां पर ऐसे आ रहा है ना, तो आपको इसकी एक्यूमुलेटर बना लेना है, ठीक है। एक्यूमुलेटर बना लिया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रो एंड थीटा रख रख के अलग अलग जो है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। सेल्स को जो है फिलअप करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पर पहले मैं आपको पूरा का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पूरा मेथड बता देता हूँ, ठीक है। सो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको इमेज को लोड कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इमेज की एजेस को क्या करना है, किसी भी एज डिटेक्टर से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो एजेस आएंगी वो हमारी ब्रेक या अनकंटिन्यूट आएंगी, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी होंगी, ठीक है। तो हमें उसे लिंक करना पड़ेगा। रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल पिक्सल ऑफ द इमेज इफ द पिक्सल इन एन एज इन पिक्सल, देन फॉर ऑल थीटा कैलकुलेट ड्रॉ फॉर पिक्सल एक्स वाई एंड थीटा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बिल्कुल ऐसे ही होगा और मैं आपको भी दिखाऊंगा। फिर आपको हर्फ स्पेस को शो कराना है, ठीक है। फिर आपको मैक्सिमा ढूंढना है, लोकल मैक्सिमा ढूंढना है, जहां पर भी वोटिंग सिस्टम आप देखोगे जब से ज्यादा होगा उसी को आपको यूज करना है, ठीक है। और उसके थ्रू आपको लाइन को जो है ड्रॉ कर देना है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा आपको यूज करके। अभी मैंने आपको ये जो स्टेप्स बताए ये आपको समझ में नहीं आए होंगे, आई नो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्यूमुलेटर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो देखो आपको ऐसे ग्रिड बनानी पड़ेगी, यहाँ पर आपका जो थीटा है वो आएगा और यहाँ पर आपका रो आएगा, ठीक है।
ऐसे आपको बना लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर चार थीटा लिए हैं, 0, 45, 90 एंड 135। ठीक है, सो देखो यहाँ पर भी यही था। सबसे पहले इमेज को हमने लोड किया, ठीक है, फिर हमने एज डिटेक्टर की हेल्प से एजेस को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने पैरामीटर स्पेस को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, पैरामीटर स्पेस क्या है हमारी, जैसे हमारा ये पहले हमारे पास स्पेशल स्पेस में था, मतलब कि एक्स वाई प्लेन के अंदर था, फिर हमने उसे क्या कर लिया, पैरामीटर स्पेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यानी कि रॉ थीटा की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर आपको क्या करना है, रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल पिक्सल्स। अब जितनी भी इमेज के अंदर पिक्सल्स हैं उनके लिए आपको ये जो प्रोसेस है उसे रिपीट करना है। इफ द पिक्सल इज एन एज पिक्सल, देन फॉर ऑल थीटा, ठीक है, कैलकुलेट रॉ फॉर पिक्सल एक्स एंड थीटा, इंक्रीमेंट द पोजीशन इन द एक्यूमुलेटर एरे। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर हम करके देखिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने थीटा ले लिए 0, 45, 90 एंड 135 हमने थीटा ले लिए। वोटिंग फॉर ईच पिक्सल एक्स वाई, ट्राई थीटा ऑल वैल्यूज एंड पुट +1 इन रॉ थीटा। ठीक है, तो हमें सारी की सारी थीटा वैल्यूज को है जो है यूज करना है। तो देखो सबसे पहले हमने पिक्सल ले लिया 2 and 1, अभी इनको जाने दो, हमने प्लस अभी 2 1 लिया है। ठीक है, तो 2 1 लिया। अब हमारी जो लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारी, y = mx + y, y = mx + c। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, उसे कन्वर्ट कर लिया पोलर फॉर्म के अंदर, तो हमारी क्या आ गई, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, और इक्वल टू रो, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले x को पुट किया तो हमारा 2 आ गया। ठीक है, y को पुट किया तो यहाँ पर 1 आ गया। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, थीटा जीरो पर, ठीक है, थीटा जीरो पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमारी क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने थीटा जो है थीटा की जगह पे जीरो रख लिया, 2 cos थीटा cos जीरो एंड +1 sin जीरो, तो हमारी वैल्यू आ गई क्या, 2। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करेंगे, 90 पर यूज करके देखेंगे। तो हमने 2 cos 90 +1 sin 90, तो हमारी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हम 45 पे देखेंगे तो 2 cos 45 एंड 1 sin 45, तो हमारी वैल्यू आ गई 2.12। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। ऐसे 135 करेंगे तो -0.71 आ गई। ठीक है, अब हम इसकी 2 और 2 की पिक्सल पे देखेंगे तो हमारी 0 पर आ गई 2, 90 पर आ गई 2, 45 पर आ गई 2.83, 135 पर आ गई हमारी -0.71, और हम 2 एंड 3 पे देखेंगे तो हमारी ये वैल्यूज आ गई। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अब तो समझ में आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि आपको हर एक थीटा के लिए क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये वाला भी आपको अभी लाइन समझाऊंगा कि इंक्रीमेंट कैसे करना है हर एक रॉ थीटा की पोजीशन पे। ठीक है, सो देखो यहाँ पर अगर हम देखें 2 and 1 पे, तो देखो फिर इनके अंदर आना है, हाँ ठीक है, 2 and 1 पे देखें तो हमारा थीटा जीरो के लिए सबसे पहले आया हमारा 2। तो हमने देखो पहला हमने देखा 2 and 1 पे जो थीटा जीरो के लिए आया हमारा क्या, 2, तो हमने एक स्टार दे दिया। ठीक है, फिर 2 and 2 पर हमारा थीटा जीरो के लिए आया 2, तो हमने एक और स्टार दे दिया। ठीक है, अब हमने देखा 2 and 3 के लिए थीटा जीरो पर आया हमारा क्या, 2। ठीक है, तो हमने एक और स्टार दे दिया। ठीक है, तो हमारे 3 स्टार इसके अंदर हो गए 2 वाली के लिए, 1 वाला यहाँ पे रखेंगे और 2 वाला यहाँ पे रखेंगे, 3 वाला यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और अगर हम देखें थीटा 90 के लिए देखें तो हमारा 1 आया। ठीक है, 90 पे, ठीक है, इसका 2 and 1 का, तो हमने 1 पे क्या कर दिया, 1 पे स्टार कर देंगे। ठीक है, तो थीटा 90 पर हमने 1 पे स्टार कर दिया। ठीक है, हमने देखा 90 पर इस पे आया पिक्सल इसमें 2। ठीक है, तो हमने 2 पे स्टार कर दिया, और इसमें आया हमारा 3, तो हमने 3 पे स्टार कर दिया। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, 45 के लिए चेक करेंगे। तो 45 पे हमारा आया 2.12। ठीक है, तो हम इसे अप्रोक्स 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 45 पे हमारा 2 आया। ठीक है, तो हमने इस पे स्टार कर दिया। 45 पे हमारा इसके अंदर आया 2.83, तो हम इसे अप्रोक्स 3 मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे 3 मान लिया, इस पे स्टार कर दिया। ठीक है, अब हम इस पे देखेंगे तो हमारा 45 पे कितना है, 3.54, तो हम इसे अप्रोक्स 4 मान सकते हैं, तो हम इसे 4 पे स्टार कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे 135 पे, तो हमारा आया -0.71 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, -0.71, 0.71 एंड 0.7, ये हमारा क्या आया है, अप्रोक्सीमेटली आया है। ठीक है, -135 डिग्री पर। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आया है, और हमारा जो 2 है वो एकदम इक्वल आया है और सही आया है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर सबसे ज्यादा वोट देखेंगे तो हमारा 2 के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि हमारी जो 2 वाली लाइन है वर्टिकली उसी को बिलोंग कर रही होगी जो हमारे 3 के 3 पॉइंट है। ठीक है, सो result is line detected, the strongest vote is at raw 0, raw 2
एंड थीटा जीरो, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा पॉइंट है। दिस कॉरस्पॉन्ड टू द वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू 2 इन द ओरिजिनल इमेज। अगर हम इसे स्पेशल डोमेन के स्पेशल स्पेस के अंदर देखेंगे तो ये हमारा बिलोंग करता है एक्स इक्वल टू 2 वर्टिकल लाइन को, ठीक है। तो हम वर्टिकल लाइन इसकी ड्रॉ कर सकते हैं, तीनों हमारी सेम वर्टिकल लाइन टू एक्स इक्वल टू 2 को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमने हफ ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कर लिया। देखो यहाँ पर यही तो था, हर एक रॉ थीटा की पोजीशन पे जो भी एक्यूमुलेटर आता है उस पे इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो हमने इंक्रीमेंट स्टार से किया, ठीक है, जिस पे भी आया। फिर हमने क्या किया, हफ ट्रांसफॉर्म को शो कराया और फिर हमने लोकल मैक्सिमा को फाइंड आउट किया। तो लोकल मैक्सिमा देखा तो इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टार आए, ठीक है। तो हमने इसे फाइंड आउट करके और इसी को हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया यूजिंग लोकल मैक्सिमा। क्लियर है, बहुत अच्छे से एल्गोरिथम समझ में आ गया आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। हफ ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा ऐसे मतलब कि समझ में मुश्किल होता है, ठीक है, बट मैंने आपको अच्छे से सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। पहले एक्स वाई प्लेन देखा, एक्स वाई प्लेन के अंदर दिक्कत आई तो हमने सीएम प्लेन के अंदर गए, सीएम प्लेन के अंदर दिक्कत आई तो हम पोलर फॉर्म के अंदर गए, ठीक है। पोलर फॉर्म के अंदर हमने लाइन डिटेक्शन अच्छे से कर लिया, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर सर्कल डिटेक्शन देखें तो सर्कल डिटेक्शन हमारा कुछ ऐसे होता है, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होती है ये होती है, आपके इस सिलेबस में आपसे पूछा नहीं जाएगा सर्कल डिटेक्शन, फिर भी बताता हूँ। ये हमारी इक्वेशन होती है, इसके अंदर पहले हम ए फाइंड आउट करते हैं, फिर बी फाइंड आउट करते हैं और फिर हम रॉ फाइंड आउट करते हैं ए बी एंड आर की यूज करके, ठीक है। और हम इसे प्लस करते रहते हैं। तो आपकी जो ये जैसे कि एजेस ये हैं एजेस, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐसे सर्कल बहुत सारे मिलते हैं, फिर आप इनको फाइंड आउट करके ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है, सर्कल डिटेक्शन के अंदर यूजिंग हर्व ट्रांसफॉर्म। तो ये क्लियर है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है हमारा जो सर्कल डिटेक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से क्लियर होगा टॉपिक यहाँ तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा थ्रश होल्डिंग, ठीक है। अब थ्रश होल्डिंग काफी सिमिलर सा बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको जल्दी से समझा देता हूँ। इफ आई वांट टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, हाउ डू आई डिसाइड विच पिक्सल शुड बी ब्लैक एंड विच शुड बी व्हाइट, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूँ, थ्रश होल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी पूरी की पूरी इमेज है उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, ब्लैक और व्हाइट को अलग अलग में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्लैक को मान लेते हैं बैकग्राउंड और व्हाइट को मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी हमारा व्हाइट वाले पिक्सल्स होते हैं उसे निकाल लेते हैं और ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और जो ब्लैक होता है वो उसे हम एज अ बैकग्राउंड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग थ्रश होल्डिंग हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में, ठीक है। सो अजम्पशन हम ये मान के चलते हैं, जो भी इंटेंसिटी लेवल हमारे अच्छे हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट हैं और जो भी हमारे नीचे हैं वो हमारे बैकग्राउंड है, ठीक है। तो एक इमेज पिक्सल हमारे दो ही होते हैं, एक तो बैकग्राउंड होता है और एक हमारे फोरग्राउंड यानी कि ऑब्जेक्ट होते हैं, एक हमारे बैकग्राउंड होते हैं, ठीक है। तो हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि इमेज के अंदर दो ही चीजें हैं, या तो बैकग्राउंड या तो ऑब्जेक्ट, और जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो अच्छे इंटेंसिटी के साथ हैं और जो बैकग्राउंड है वो हमारा बेकार इंटेंसिटी के साथ है, ठीक है। हाउ इट वर्क, सबसे पहले देखो क्या होगा, द प्रोसेस इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू। आप क्या करोगे, एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करोगे पूरी की पूरी इमेज के लिए। जैसे कि आपने थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लिया 90, मतलब कि अगर जो भी पिक्सल 90 के नीचे होगा वो हमारा बैकग्राउंड होगा और जो भी 90 के ऊपर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो जो भी 90 के ऊपर होगा उसे हम बना देंगे क्या, 1, और जो भी 90 के नीचे होगा उसे क्या बना देंगे, 0, ठीक है। तो 0 वाले ब्लैक हो जाएंगे और 1 वाले व्हाइट हो जाएंगे। तो 1 को मान लेंगे ऑब्जेक्ट और 0 को मान लेंगे ब्लैक, पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट है। इफ एनी पॉइंट एक्स वाई इन इमेज एट विच ग्रेटर देन टी, तो वो हमारा फोरग्राउंड यानी कि क्या बोलते हैं उसे, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नीचे होगा या थ्रेशोल्ड के बराबर होगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू यानी कि 0 को रिप्रेजेंट करेगा, बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हमारा इस मेथड से चलता है, ठीक है काम। This simplification make it much easier for computer to analyze और count the object in the images। सबसे इजी सा फॉर्मेट है, ठीक है, बट रियल टाइम पे काम नहीं करेगा, आपको भी पता है। बट ये कंप्यूटर के लिए काफी इजी होता है, ठीक है, करना। कि आपने भाई एक डिसाइड कर दी कि ये हो तो ये हो जाए और ये हो तो ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। अब थ्रेश होल्डिंग भी हमारी एक टाइप की नहीं होती, है ना, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो पहला थ्रेश होल्डिंग हमारा ग्लोबल थ्रेश होल्डिंग है, मतलब कि पूरी की पूरी इमेज में एक ही थ्रेश होल्ड को रख लो और उसी पे काम कर लो, बिल्कुल सेम है। अगर टी की वैल्यू, अगर देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सिंगल कांस्टेंट थ्रेश होल्ड ले लेंगे, ठीक है। और ज्यादा अगर हम क्या करते हैं, जो टी है उसे मानते हैं एवरेज ऑफ ऑल पिक्सल, मतलब कि पूरी की पूरी इमेज के अंदर जितने भी है पिक्सल्स उनको क्या कर दो, सम कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पिक्सल के साथ, ठीक है। तो जैसे कि उनका सम आया हमारा 90 और नंबर ऑफ पिक्सल है हमारी लाइक 16, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आया, एवरेज आया, उसका एज अ
क्या मान लो उसे, थ्रेशोल्ड मान लो। उससे जो भी वैल्यू बड़ी हो, मतलब कि जो भी वैल्यू बड़ी हो उसे तो मान लो फोरग्राउंड यानी कि ऑब्जेक्ट, और जो भी वैल्यू छोटी हो या बराबर हो उसे मान लो बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस तरीके से काम करो ग्लोबल के अंदर। और फिर आता है हमारा लोकल। अब लोकल हमारा यूज होता है बड़ी बड़ी इमेजेस के अंदर या फिर अनइवन लाइटनिंग के अंदर, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी इमेज है जिसके अंदर लाइटनिंग जो है अच्छे से नहीं हो रखी है, ठीक है, और काफी बड़ी इमेज है। तो उसके अंदर क्या हो सकता है, किसी एरिया पे डार्कर पार्ट ज्यादा हो सकता है, किसी एरिया पे लाइटनिंग पार्ट ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग रीजन के अंदर, अलग अलग सेगमेंट के अंदर हम अलग अलग थ्रेशोल्ड लेके चलते हैं। जैसे कि एक बड़ी सी इमेज है, उसको हमने लाइक दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया, या फिर हमने ऐसा तीन तीन पिक्स 3 बाय 3 के पिक्सल के अंदर अलग अलग डिवाइड कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है कंप्लीट, ठीक है, और मैट्रिक्स से बनी होती है इमेज, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, इस इमेज को हमने मान लिया कि ये जो हमारा 3 बाय 3 का एक पार्ट होगा, उसके लिए हम एक अलग थ्रेशोल्ड फाइंड आउट करेंगे। आगे वाला जो 3 बाय 3 का पार्ट होगा उसके लिए हम एक अलग थ्रेशोल्ड फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाला जो इमेज है उसके लिए हमने लाइक एक थ्रेशोल्ड फाइंड आउट कर लिया कि आ, मैक्स इसका जो एवरेज एवरेज ही मान के चलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम ही निकालते हैं और उसके हिसाब से एवरेज निकालते हैं, ठीक है। लाइक हमने इसका मान लिया 30, ठीक है। तो ये थोड़ा इमेज जो है यहाँ से डार्कर है, तो इसके हमने मान लिया 30। तो जो भी 30 के नीचे हो उसे डार्क कर दो, ऊपर हो उसे ब्राइट कर दो, ठीक है। फिर हमने इसका मान लिया लाइक ये थोड़ी ब्राइटनेस साइड है, तो इसको हमने मान लिया इसका एवरेज लाइक 150। तो इसका हम उस हिसाब से करेंगे, आगे का हम उस हिसाब से करेंगे। तो ऐसे अनइवन लाइटनिंग है तो उसके हिसाब से हम लोकल थ्रेशोल्ड फाइंड आउट करते हैं हर एक रीजन के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकल थ्रेश होल्डिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने लेफ्ट साइड के लिए थ्रेश होल्ड मांगा था 90 और राइट साइड के लिए हमने मान लिया 150। तो थ्रेश होल्ड अडेप्ट रीजन बाय रीजन, ठीक है, हैंडल रियल वर्ल्ड मैथ। जो भी हमारे रियल वर्ल्ड मैथ है उसे हैंडल कर लेता है, बट ये थोड़ा स्लोअर होता है। अब हर एक के लिए अलग अलग थ्रेश होल्ड निकालेगा, सबके लिए अलग काम होगा, तो दिक्कत तो होगी, टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप थ्रेश होल्डिंग का, ओसू मेथड, ठीक है। ओसू मेथड क्या करता है भाई, ऑटोमेटिक थ्रेश होल्डिंग करता है, ठीक है। यहाँ पर सारा काम मैन्युअली चल रहा है, ठीक है, बंदे खुद लगे हुए हैं। बट यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक होती है थ्रेशोल्डिंग, ठीक है। ये क्या करता है, हिस्टोग्राम का यूज करता है, ठीक है। हिस्टोग्राम का यूज करके जो इमेज है ना, उसके दो पीक निकाल लेता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा सबसे एक दो पीक आ गए, जैसे कि हमारे ये दो पीक आ गए, ठीक है, इमेज के, कि एक तो इंटेंसिटी इतनी 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 है, और एक ही मतलब कि इतने इतने जो हमारे इंटेंसिटी के इतने इतने पिक्सल हैं, और इतनी इंटेंसिटी के हमारे इतने पिक्सल हैं, ठीक है। हमने हिस्टोग्राम पढ़ा था यार, यूनिट 2 में, पता होगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हमने दो पीक निकाली, एक पीक ये हो गया, एक पीक ये हो गया। जैसे कि ये पीक आया हमारा 200 और ये पीक आया हमारा 100, ठीक है। तो इसके बीच का निकालेंगे हम 150, जिसे हम मान लेंगे क्या, थ्रेशोल्ड। तो ये हमारा ऑटोमेटिक काम होता है, सबसे पहले हिस्टोग्राम निकाल लेते हैं जिससे कि हमें दो पीक मिल जाते हैं। और इट चूज टी सच दैट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम मान लेते हैं एज अ थ्रेशोल्ड, ठीक है। जैसे कि पिक्सल रेंज हमारा 0 से लेके 250 तक है, 255 तक है, तो हमारे पास दो ग्रुप्स मिल गए हमें, एक तो 50 मिल गया और एक हमारे पास 200 मिल गया। तो ओसू चेक ऑल द पॉसिबल 0 से लेके 255 तक एंड पिक वन द बेस्ट सेपरेट टू द टू पिक्स। तो ये हमारा 127 जो है इसने बेस्ट सेपरेट किया हुआ है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका किसका, 50 एंड 200 का। तो हमने इसे फाइंड आउट कर लिया, इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है, एज अ थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर कोई भी मैन्युअली नहीं होता, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, ऐसे कहा जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक थ्रेशोल्डिंग का। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आप बहुत अच्छे से समझाकर आ पाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पीवाई के आया हुआ 10 मार्क्स का। आप बोलोगे भैया 10 मार्क्स का, हमारे अंदर तो 7 मार्क्स का आता है। तो देखो पहले 10 मार्क्स से ज्यादा था, अब आपके पास 7 मार्क्स का है, तो आपका 7 मार्क्स आएगा, ठीक है। ये हमारा 10 मार्क्स में पूछा गया था। डिस्क्राइब द थ्रेशोल्डिंग टेक्निक used in image segmentation and how it is used to separate object from the background। तो ये आप समझाकर आ सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से थ्रेशोल्डिंग समझा दिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अच्छे से समझाया कैसे काम करता है, उसके टाइप्स भी बता दिए थ्रेशोल्डिंग के। तो आप 10 नंबर का तो कंटेंट लिखकर आ पाओगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक मल्टी आइटम्स के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो भाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, तो भाई आपके फोन में हमारा एप्लीकेशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन। तो देखो अब तक हमने ऐसी चीजें देख ली कि भाई
कैसे सेगमेंटेशन होता है बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए, ठीक है। अब रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन पढ़ोगे ना तो आपको काफी इजी लगेगा, ठीक है। अब रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन में होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था 90 पिक्सल हमारी टेबल की हो गई और बुक की पिक्सल्स हो गई हमारी 200 तो हमारा 200 का एक रीजन बन गया, ठीक है। तो ये हमारी एक ऑब्जेक्ट हो गया, 90 का एक ऑब्जेक्ट हो गया टेबल। तो हम रीजन को फाइंड आउट करेंगे और उसके बेस पर ऑब्जेक्ट को निकालेंगे, ठीक है। सो देखो टिल नाउ हमने एजेस फाइंड आउट कर ली, थ्रेशोल्डिंग कर ली, ठीक है। वी ट्राई टू फाइंड आउट बाउंड्रीज, बस हमने यहाँ पर क्या कर रहे थे, बाउंड्रीज को फाइंड आउट कर रहे थे। बट सब कभी कभी क्या होता है कि एजिस से ज्यादा हमारा इजी होता है रीजन को फाइंड आउट करना, ठीक है। सिमिलर जो एरियाज होते हैं उसे हम रीजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पहाड़ पहाड़ बहुत सारे हो गए, ठीक है, तो वो एक हमारा रीजन हो गया, ठीक है। जहाँ पे फ्लैट एरियाज है वहां पे हमारा एक रीजन हो गया, क्योंकि वो सिमिलर है, ठीक है। तो हम सिमिलर पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं। रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन ग्रुप्स पिक्सल डेट आर सिमिलर इन ब्राइटनेस कलर और टेक्सचर, ठीक है। या तो कलर में सिमिलर होंगे, या तो ब्राइटनेस में सिमिलर होंगे, या तो टेक्सचर में सिमिलर होंगे, उसे हम क्या करेंगे, रीजन बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक फोटो है जिसके अंदर ग्रास है और स्काई है। एक्सपी विंडो के अंदर आपने देखा होगा जो वॉलपेपर होता था हमारा, जिसके अंदर ऊपर ऊपर हमारा क्या होता था, आसमान होता था, नीचे ग्रास होती थी, ठीक है। और उसके हम विलन को क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ग्रास है जो कि ग्रीन है, ऊपर जो हमारी स्काई है वो ब्लू है। तो हम बता सकते हैं कि एक स्काई है और एक ग्रास है। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट ग्रास हो गया, एक बैकग्राउंड या ऑब्जेक्ट हमारा स्काई हो गया, ठीक है। तो हमने किसके बेस पर फाइंड आउट किया, कलर के बेस पे फाइंड आउट किया, ठीक है। ऑल द ग्रीन पिक्सल फॉर्म वन रीजन, जिसे हम ग्रास कह सकते हैं, और ऑल द ब्लू पिक्सल उसे हम स्काई कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हमारे जो दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा होता है रीजन ग्रोइंग और एक होता है हमारा रीजन मर्जिंग, रीजन स्प्लिटिंग एंड रीजन मर्जिंग, ठीक है। दो हमारे टाइप होते हैं रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन के। सबसे पहला हम टाइप पढ़ते हैं रीजन ग्रोइंग। रीजन ग्रोइंग क्या होता है, देखो रीजन ग्रोइंग में आपको सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सीड पकड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि हम एक पिक्सल पकड़ते हैं, सीड पकड़ते हैं, एक बीज पकड़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हमने एक सीड पकड़ा कि ये जो ब्राउन ब्राउन सी टेबल है ना, ब्राउन कलर एक हमारा सीड होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो सीड है इसके 8 की 8 डायरेक्शन के अंदर चेक करते हैं कि जो 8 की 8 डायरेक्शन है उसके अंदर अगर हमें सिमिलर पार्ट मिल गया तो हम उसको अपने इस रीजन के अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर सिमिलर नहीं मिला तो वहीं से हमारी डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ। इट इज अ बॉटम अप अप्रोच, मतलब कि छोटा पहले होगा फिर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। दैट बिल्ड्स सेगमेंट्स बाय एग्रीगेटिंग पिक्सल अराउंड अ स्टार्टिंग पॉइंट। अरे बाप रे, सबसे पहले ना हम एक पिक्सल लेंगे, ठीक है, सीड, और उसके आजू बाजू देखेंगे जो भी हमारे सिमिलर पार्ट्स होंगे उसे सम कर लेंगे, उसे अपने साथ ले लेंगे, और जो नहीं होंगे उसे छोड़ देंगे, ठीक है। हाउ इट वर्क, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीड सिलेक्शन करेंगे, एक इनिशियल पिक्सल को फाइंड आउट करेंगे, और ठीक है फिर क्या करेंगे, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमारे पास इंटरेस्ट है उस, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर जिसे हमें इंटरेस्टेड है उस हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। जैसे कि इमेज के अंदर हम बुक के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हम इसके एक पिक्सल को लेंगे। तो हमने एक पिक्सल ले लिया, मैन्युअली भी कर सकते हो और आप ऑटो भी कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब आप क्या करोगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया रखोगे कि भाई आप मिनिमम एक पिक्सल रखोगे और एक मैक्सिमम पिक्सल रखोगे। जैसे कि आपने सीड एज अ 90 लिया, ठीक है, और आपने जो मिनिमम पिक्सल रखी कि भाई अगर जो मेरी मिनिमम पिक्सल है 80 और मैक्सिमम पिक्सल रखी आपकी 100, कि अगर आपका जो आठों डायरेक्शन में जो भी आपको आगे वाला पिक्सल मिल रहा है वो अगर 80 से बड़ा है और 90 100 से छोटा है या बराबर है तो उसे रख लेना, ठीक है। अदरवाइज उसे छोड़ देना, ठीक है। ऐसे काम होगा। डिफाइन होमोग्यूटी कंडीशन, मतलब कि मैक्स अलोएबल एंड जो सीड रीजन है और नेबरिंग पिक्सल है उसके लिए मैक्स अलोएबल और मिनिमम ये आपको बताना होता है, ठीक है। ग्रोइंग प्रोसेस कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले जो भी हमारा नेबर है उसे हम एग्जामाइन करेंगे करंट सीड के साथ, और अगर हमारा जो नेबर है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा जो हमने क्राइटेरिया दिया हुआ है उसे, तो हम उसे ऐड कर लेंगे अपने रीजन के अंदर और उसे एज अ न्यू कैंडिडेट बना लेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अगर वो नहीं करेगा तो उसे हटा देंगे। द रीजन प्रॉपर्टीज आर ऑफ्टन अपडेटेड आफ्टर अ न्यू पिक्सल इज एडेड, और जैसे ही हमारा जो न्यू पिक्सल ऐड होगा तो हम अपने रीजन की प्रॉपर्टी को बढ़ा देंगे कि भाई हमारे अंदर हमारे पास कुछ लोग और आ गए, ठीक है। और स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा, स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, द प्रोसेस स्टॉप व्हेन नो मोर नेबरिंग पिक्सल सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, ठीक है। अगर कोई भी पिक्सल हमारा आठों डायरेक्शन के अंदर नहीं करेगा सेटिस्फाई तो हम वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। अगर रुकोगे नहीं तो भाई फंस जाओगे ना।
if there are still unsegmented pixel left in the image, a new seed point is chosen to start a new region. अब आपकी इमेज के अंदर कोई ऐसा रीजन बच गया है जो कि अभी बचा हुआ है, मतलब कि उसको आपने रीजन के अंदर नहीं लिया, तो आपको नया सीड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेगमेंटिंग ट्यूमर इन एमआरआई, जैसे कि आप किसी की एमआरआई कराते हो, उसके अंदर ट्यूमर फाइंड आउट करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है, रीजन ग्रोइंग। तो क्लियर है यार, बहुत इजी वे में आपको समझा दिया मैंने एल्गोरिथम। अभी चिंता मत करो, लास्ट में एक एग्जांपल करवाऊंगा, उससे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग, ठीक है। तो इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है, पहले हम रीजन को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे और फिर उसे मर्ज करेंगे। पहले स्प्लिट कर देंगे अलग अलग, फिर हम उसकी सिमिलरिटी के बेस पर मर्ज कर देंगे, ठीक है। सो इट इज अ हाइब्रिड अप्रोच दैट यूजेस टॉप डाउन डिवीजन फॉलोड बाय बॉटम अप डिवीजन। पहले आप क्या करोगे, अलग अलग करोगे बड़ी सी इमेज को छोटे छोटे पार्ट में, फिर आप छोटे छोटे पार्ट से एक बड़ी इमेज बनाओगे, ठीक है। टॉप अप अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच दोनों लग जाती है इसके अंदर। तो ऑल द फाइनल रीजन आर यूनिफॉर्म एंड मीनिंगफुल। तो ये हमारा ये इंश्योर करता है कि जो सारा का सारा यूनिफॉर्म रीजन है वो हमारा एक फाइनल रीजन बन पाए, ठीक है, और मीनिंगफुल बन पाए रीजन जो भी है, ठीक है। हाउ इट वर्क, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, पहले भाई स्प्लिटिंग ही करेंगे जो कि टॉप डाउन अप्रोच है। स्टार्ट विद द एंटायर इमेज एज अ सिंगल रीजन। आपकी जो पूरी कंप्लीट इमेज है उसे आप एक एज अ आर रीजन मानोगे, ठीक है, सिंगल रीजन मानोगे। फिर आप क्या करोगे, एक होमोगेटिव प्रेडिकेट, ठीक है, उसे आप डिफाइन करोगे पीआर को, कि भाई ये ऐसे काम होना चाहिए कि जो आपका इसका एवरेज है वो इतना हो, या तो मैक्सिमम, मतलब आप एक कंडीशन रखोगे, ठीक है। अगर वो कंडीशन को अच्छे से कर रहा होगा सेटिस्फाई, तो अच्छी बात है, ठीक है, वो फिर आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, मतलब अच्छा काम नहीं कर, सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा उस कंडीशन को, तो आप क्या करोगे, उसे वो आपका पीआर जो है फॉल्स हो जाएगा, और आपका जो रीजन है वो नॉट यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, अनयूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उसे चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर आप उसे क्या करोगे, स्प्लिट करोगे, ठीक है, इनटू फोर इक्वल साइज्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, मतलब कि चार पार्ट के अंदर उसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और फिर आप इसी प्रोसेस को रिकर्सिवली यूज करोगे हर एक क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। मतलब कि आपने जो चार क्वाड्रेंट के अंदर उसे डिवाइड किया, फिर आप इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर वही कंडीशन चेक करोगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर से उसे चार क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और आप उसे जब तक डिवाइड करते रहोगे, जब तक कि आपका जो आपकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो बनी ना रहे, ठीक है, सबके अंदर बनी रहती है तो अच्छी बात है, वरना आप डिवाइड करते रहोगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद फिर आप आओगे मर्जिंग पर, ठीक है। आपने मर्ज सॉर्टिंग पढ़ी है, बिल्कुल वैसे ही है। पहले आप क्या करते हो, अपनी जो एरे है उसे छोटे छोटे एरेज के अंदर डिवाइड करते रहते हो, जब तक आप सिंगल एरे तक नहीं पहुंच जाते। फिर आप उन्हें क्या करते हो, सिंगल सिंगल एरे को मर्ज करते हो और उन्हें शॉर्ट करते जाते हो, ठीक है। वैसे वैसे ही इसके अंदर भी हम करेंगे, ठीक है, मर्जिंग। अब ये है हमारा बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। आफ्टर द स्प्लिटिंग द फेस, इमेज इज ऑफ्टन ओवर सेगमेंटेड। अब इसके बहुत सारे रीजन बन चुके होंगे, बहुत सारे सेगमेंट बन चुके होंगे, ठीक है। तो नेबरिंग रीजन आर चेक फॉर सिमिलरिटी। आप नेबरिंग रीजन को क्या करोगे, सिमिलरिटी के लिए चेक करोगे, ठीक है, उसमें भी आप कंडीशन का यूज करोगे, ठीक है। अगर दो एडजेसेंट रीजन हमारे सिमिलरिटी मिल जाते हैं, ठीक है, सिमिलर मिल जाते हैं, तो आप उन्हें क्या कर दोगे, एज अ सिंगल रीजन मर्ज कर दोगे, ठीक है, और उसे लार्जर एरिया बना दोगे, ठीक है। फिर आप उसी प्रोसेस को, मतलब कि आप क्या करोगे, रहोगे मर्ज करते रहोगे, और आपको जो है अच्छा सा एक इमेज जो है वो मिल जाएगा, यूनिफॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको प्रोसेस को करते रहना है, ठीक है, इतना क्लियर है। पहले हम ग्रोइंग वाला एग्जांपल देखेंगे, फिर हम स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग वाला एग्जांपल देखेंगे। तो अगर हम ग्रोइंग वाला एग्जांपल देखें, तो हमारे पास एक इमेज है ये, ठीक है, मैंने भी ये यूट्यूब से एग्जांपल लिया है, मैं जिस वीडियो से लिया है वो मैं वीडियो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है, और हमारे पास इसका सीड पॉइंट दिया हुआ है 8, ठीक है। और आपकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो दी हुई है 2, ठीक है। मतलब कि आपका जो, अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये इमेज दी हुई है, ठीक है। तो सीड पॉइंट आपको यहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इसमें 8 के 8 डायरेक्शन में चेक करोगे, ठीक है। तो चेक करने के बाद जहां पर भी आपको मिल जाएगी डायरेक्शन जो सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब कि थ्रेशोल्ड 2 का, तो आप उसे अपने एरिया के अंदर ले लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एब्सोल्यूट जो बीच में डिफरेंस है वो हमारा 2 का होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे 6 है तो वो 8 - 6 करेंगे तो हमारा 2 आ रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, बराबर है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर छोटा है तब भी चलेगा, ठीक है, बट बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, 10 भी कर रहा है, 7 भी कर, 7 नहीं कर रहा है ना, 8 - नहीं, 7 तो कर रहा है, 1 कर रहा है ना, ठीक है, 6 भी कर रहा है, एंड यहाँ पर जो है आगे बढ़ेंगे तो चेक करेंगे, ठीक है, सबके साथ। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा सीड जो है 8 है,
और एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा 2 होना चाहिए, 2 से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए 2 के, ठीक है। तो कनेक्टिविटी 8 बिट कनेक्टिविटी हम देखेंगे 8 की 8 डायरेक्शन में, तो हमारे पास सीड जो है 8 है, ठीक है। तो 6 को देखोगे तो 6 भाई आ गया आपकी कनेक्टिविटी में, ठीक है, 6 ले लिया हमने। 7 को देखोगे 7 भी आ गया, 6 भी आ गया, ये वाला 6 भी आ गया और ये वाला 10 भी आ गया, ठीक है। ऊपर हमारे पास है नहीं तो हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है, जीरो मान लेते, ठीक है, वो हमारे पास आएंगे नहीं, ठीक है। अब हमारा इतना काम हो गया, अब हमें एक और सीड मिल गया, ठीक है, ये वाला सीड मिल गया, ठीक है, 8 मिल गया। अब हम 8 को चेक करते हैं, 7 के साथ 7 भी आ गया, तो 6 भी आ गया, ठीक है। इनके अंदर जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हमारा 2 के बराबर है या फिर कम है, ठीक है। और अगर हम 9 को देखें तो 9 भी आ गया, ठीक है। और हमारे पास एक और सीड मिल गया 8, ठीक है। अब 8 को चेक करो, 6 के साथ तो मिल गया हमें, 7 मिल गया, एक और सीड मिल गया, ठीक है। अब 8 को 8 के साथ देखोगे तो एक और सीड मिल गया, जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो का एब्सोल्यूट डिफरेंस 8 है, ठीक है, नहीं आएगा। 7 को देखेंगे 7 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। 6 को देखेंगे 6 आ जाएगा, बट 6 किसके साथ आएगा, 6 इसका हम इसके साथ चेक करेंगे और इसका चेक करेंगे और इसका चेक करेंगे और इसका चेक करेंगे, बट इसका चेक नहीं करेंगे 6 के साथ, तो 6 नहीं आएगा, ठीक है। 8 का हमने इसके साथ चेक कर लिया, एक हमारे पास यहाँ पर एक और सीड मिल गया, ठीक है। अब सीड का इसके साथ चेक करेंगे, इसके साथ चेक करेंगे, 1 के साथ तो एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं है, 9 की चेक करेंगे तो आ गया, ठीक है, 9 आ गया। यहाँ पर हमारे पास एक और सीड है, ये रहा 8, ठीक है, एक और सीड है। तो हम इसको इसके साथ चेक करेंगे, नहीं आएगा, इसके साथ करेंगे नहीं आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, 10 के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो 10 को भी अपनी रीजन के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रीजन आ गया, ठीक है। अब लास्ट में कुछ नहीं करना, जो भी हमारा रीजन आया उसको तो 1 मान लो और जो नहीं आया उसे आप 0 मान लो, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे रीजन आ गए 1 1 1 1 1, ठीक है। और ये हमारा कोई भी रीजन ऐसा नहीं आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कोई भी एक्सेप्ट पिक्सल नहीं, पिक्सल मतलब बचे तो हुए हैं बट कहीं पर भी हमारे पास सीड नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो हम सीड को नहीं ले सकते, तो ये हमारा रीजन आ गया एक, ठीक है। और जो हमारे बचे हुए हैं वो बन गए बैकग्राउंड, ठीक है। तो हमने सबकी जगह पे 1 लिख लिया, जो भी हमारे रीजन में आया, और जो भी नहीं आया उसकी जगह पे हमने 0 रख लिया। तो हमारे पास यहाँ पर सेगमेंटेड इमेज मिल गई, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अप्लाई स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग ऑन द फॉलोइंग इमेज विद द थ्रेशोल्ड वैल्यू 3, हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू भी दे दी है, ठीक है। ये हमारी इमेज है काफी बड़ी सी, ठीक है, और थ्रेशोल्ड वैल्यू है हमारी 3। अब 3 को कैसे हम कंसिडर करेंगे थ्रेशोल्ड को, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन रखेंगे कि एब्सोल्यूट जो डिफरेंस होना है वो हमारा 3 से छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इमेज के अंदर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो देखो पूरी की पूरी अगर हम इमेज के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखें, तो हमारी पूरी की पूरी इमेज के अंदर मिनिमम वैल्यू तो 0 है, ठीक है, और मैक्सिमम फाइंड आउट करो 5 6 7, 7 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा या तो 3 से छोटा आना चाहिए या तो 3 के बराबर आना चाहिए। तो 3 से तो छोटा नहीं है, इसका मैक्सिमम डिफरेंस, हमारा जो डिफरेंस है वो 7 है, तो वो 3 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है 3 से। तो ये हमारा नॉट यूनिफॉर्म इमेज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 पार्ट के अंदर ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इक्वल क्वाड्रेंट्स के अंदर, इक्वल क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमने इसे डिवाइड कर दिया और नाम दे दिया ए बी सी एंड डी, ठीक है, ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, हर एक रीजन के अंदर हमें सेम रूल को ट्राई करके देखना है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू हमारी 4 है, ठीक है। तो इसके अंदर माइनस करके देखो तो हमारा 3 आ गया, भाई ये यूनिफॉर्म इमेज है, ठीक है, कि इसके अंदर तो एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा 3 के इक्वल आ गया। अब इसके अंदर देखो तो हमारी मिनिमम क्या है, हमारा 2 है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है, 7 है, तो इसका डिफरेंस आया 5। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, तो इसे भी और क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा B1, ये हमारा बन जाएगा B2, लाइक इसे बना देंगे B3 और इसे बना देंगे B4, ठीक है। ये हमारा और क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड हो गया। इसे चेक करो, ये हमारा इसका मिनिमम 1 है और मैक्सिमम हमारा 3 है, तो इसका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 आ गया, ये हमारी यूनिफॉर्म है। इसे चेक करो, इसका मिनिमम क्या है, 0 है और मैक्सिमम क्या है, 7 है, तो 7 आ गया, नॉट यूनिफॉर्म, तो इसे भी 4 के अंदर डिवाइड कर दो। ये हमारा आ गया D1, D2, D3 एंड D4, ठीक है, ये हमारा 4 के अंदर डिवाइड होगा। बट ये हमारे दोनों क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे आपको स्प्लिट करना है और कहाँ पर आपको स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में हमने क्या कर लिया, इन सबको स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। अब स्प्लिट करने के बाद अगर आप इन सब चेक करोगे ना अंदर अंदर जाकर, जैसे कि आप इसके अंदर चेक करोगे, 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 तो सब जो है क्राइटेरिया को आपको फुलफिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो सारे के सारे अंदर वाले जो क्वाड्रेंट है वो यूनिफॉर्म है, तो आप उनको और डिवाइड नहीं करोगे फर्दर, ठीक है। आप क्या करोगे, अब इन्हें मर्जिंग पर ध्यान दोगे, अब आपकी स्प्लिटिंग हो गई, आप क्या करोगे, मर्जिंग करोगे, ठीक है। तो हमारे जो एरिया से आप उसे एक एक करके मर्ज करना स्टार्ट करोगे नेबरिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेबर क्या है, यहाँ पर हमारा एक तो ये है, ठीक है, ए,
ठीक है, और हमारा इसके साथ नेबर ये है B1, ठीक है, तो B1 और A को चेक करोगे, तो अगर आप इस पूरे के अंदर देखो, इसको तो छुपा दो, ठीक है, इसको क्या कर दो, छुपा दो, ठीक है, ये भाई ये ले, ठीक है, इसको छुपा दो। और इसके अंदर देखो मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारा 4 है, मैक्सिमम क्या है, 7 है। तो 7 - 4 करोगे तो हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारा इक्वल टू 3 है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म है, तो हम इसे क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। अब हमारा ये क्या बन गया, एक पार्ट बन गया, ठीक है। क्या करो, इसको आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को चेक करो B2 के साथ, ठीक है, B2 के साथ चेक करोगे तो ये भी मर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी मिनिमम हमारा 4 आ रहा है, मैक्सिमम हमारा 7 आ रहा है। तो ये भी हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है हमारा, 3 है। तो हमारा इतना पार्ट हमारा मर्ज हो गया, ठीक है। अब आगे चेक करो, बी इसके साथ चेक करो, B4 के साथ, तो B4 को अगर हम देखें तो ये भी हमारा मर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये भी 4 आएगा मिनिमम और मैक्सिमम 7 आएगा, तो ये भी हमारा मर्ज हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ो, ठीक है, और आगे बढ़ोगे तो इसको अगर अब देखो तो इसके अंदर 2 आ रहा है, ये हमारा मर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट यूनिफॉर्म हो जाएगा। 2 - 7 कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, तो वो नहीं आ रहा। फिर इसके अंदर चेक करो D2 के साथ, तो ये भी हमारा मर्ज हो जाएगा, यहाँ पर भी मिनिमम 4 रहेगा और मैक्सिमम 7 रहेगा, ये भी हमारा मर्ज हो गया, ठीक है। इसके साथ चेक करो, ये नहीं आएगा, इसके साथ चेक करो, इसके साथ ये भी हो जाएगा मर्ज, ठीक है, ये भी हमारा मर्ज हो गया, ये चेक नहीं होगा मर्ज, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे जो पूरे के पूरे थे ये हमारे मर्ज हो गए। क्या क्या मर्ज हुआ, A मर्ज हुआ, B1 B2 B3 एंड D2 एंड D4, ये हमारे क्या हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है। हमने बस अपनी जो कंडीशन है उसे चेक करके इसे मर्ज कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट को मर्ज करके देखो, तो हमारा ये जो C है, इसको देखो आगे वाले के साथ, यहाँ पर D3 के साथ, B3 के साथ देख, यहाँ पे देख लो D3 के साथ, ठीक है, ये बाजू बाजू में, ठीक है। तो इसके साथ मर्ज करोगे तो मिनिमम आया 0, मैक्सिमम आया 3, तो माइनस एब्सोल्यूट कितना आया हमारा, 3, तो इक्वल है, तो हम इसे मर्ज कर सकते हैं भाई, ठीक है, इसे हमने क्या कर लिया, मर्ज कर लिया, ठीक है, ये हमारा मर्ज हो गया। अब इसे D1 के साथ देखो तो हमारा मिनिमम आया कितना, 0 और मैक्सिमम आया 3, तो इसे भी मर्ज कर दो। B3 को भी मर्ज करके देखो तो ये भी 3 आया और 0 आया, तो ये भी मर्ज हो गया। तो ये हमारा एक पार्ट बन गया, ये हमारा एक पार्ट बन गया, रीजन 1 एंड रीजन 2। तो ये हमारे क्या हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, सारा का सारा जो मैथमेटिकल पूरा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको लिखकर दिखाना है एग्जाम के अंदर। तो लास्ट में हमारी जो सेगमेंटेड इमेज आई वो ऐसे आई है, ठीक है। अब आप इसको ना, यहाँ पर लिखा भी हुआ था मैंने फॉर्मूले के अंदर, आप इसे ना क्वाड ट्री के अंदर जो है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर शो भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे शो करोगे क्वाड ट्री के अंदर, देखो सबसे पहले जो हमारा कंप्लीट था वो हमारा एक रीजन था, ठीक है। अब ये रीजन हमारा कैसे डिवाइड हुआ, क्वाड ट्री के अंदर 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ, A B C एंड डी, ठीक है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ। ए हमारा यूनिफॉर्म था और हमारा डी यूनिफॉर्म था। बी हमारा यूनिफॉर्म नहीं था, सी हमारा यूनिफॉर्म नहीं था। बी हमारा डिवाइड हुआ B1 B2 B3 एंड B4, ठीक है। और सी हमारा कैसे डिवाइड हुआ, C1 C2 एंड C3। तो ये हमने क्वाड ट्री के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ठीक है। स्प्लिटिंग को आप क्या कर सकते हो, क्वाड ट्री से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको बहुत अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है रीजन ग्रोइंग रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है इसका। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना, और ये हमारा एक बार PYQ में भी आया हुआ है रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन, तो कर लेना, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग है क्या, जल्दी से समझते हैं। देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है हमारा शेप या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि कोई भी शेप या फिर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ये उसी के बेस पर है, ठीक है। ये शेप शेप को पहले फाइंड आउट करेगा, उसके बेस पर जो ऑब्जेक्ट है उसे फाइंड आउट करेगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग मींस प्रोसेसिंग द इमेज बेस्ड ऑन शेप और ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट का शेप है उसके बेस पर उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो इट इज अ टेक्निक यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग टू, इमेज को क्लीन करने के लिए, ऑब्जेक्ट के जो शेप्स है उनको रिफाइन करने के लिए, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसे बना हुआ है तो उसको आप डायरेक्टली सर्कल बना सकते हो, ठीक है। और नॉइज जो है अनवांटेड डॉट्स उनको रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब कि आपकी एक जैसे सर्कल की एक इमेज है, ठीक है, और उस पर ऐसे डॉट बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसे सर्कल में कन्वर्ट कर देगा और इन सबको हटा देगा, ठीक है। इन सबको क्या कर देगा, हटा देगा, इरेज कर देगा, ठीक है। जो भी अनवांटेड डॉट्स है उसे हटा देगा, उसके लिए यूज होता है। फिक्स स्मॉल होल्स, मतलब कि आपका कोई बड़ा सा एक शेप है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, तो उनको ये फिक्स कर देगा, ठीक है। या फिर जो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें सेपरेट कर, मतलब सॉरी सेपरेट कर देगा और कनेक्ट कर देगा ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग को, ठीक है। तो ये सारा काम करता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। ये सारे उसकी यूज केसेस हो गए, ठीक है, समझ में आ गया ये, है ना। अब
वर्क कैसे करता है? वर्क करता है ये सिर्फ बाइनरी इमेज पे, ठीक है। या व्हाइट पिक्सल को मानता है वन, जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्लैक पिक्सल होते हैं हमारे जीरो, जो कि बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये किस पे करता है काम? बाइनरी इमेज के अंदर काम करता है। मतलब कि आपको जो भी आपके इमेज है उसे बाइनरी के अंदर पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेन आइडिया क्या है? वी यूज अ स्मॉल पैटर्न कॉल्ड अ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। फिर मास्क की तरह पूरे के पूरे इमेज पर उस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को घुमाते हैं, और तीन ऑपरेशन को यूज करते हैं, ठीक है। हिट, मिस और फिक्स, ठीक है। तीन ऑपरेशन को यूज करेंगे, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चरिंग बॉक्स होता है, एलिमेंट होता है, वो हमारा अलग अलग तरीके का हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारा वन होता है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे जो पिक्सल है उसको, ठीक है। और जो जो जीरो है वो हमारा बैकग्राउंड को रख रहा होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये बॉक्स ऐसी है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स ऐसी है, अलग अलग पैटर्न के लिए अलग अलग हमारा ऐसी होता है, ठीक है। और डिस्क, ये हमारा ऐसी है, ठीक है। ऐसे अलग अलग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे सिंगल भी तीन का भी बना सकते हो ऐसी, ठीक है। और आप ऐसे सिर्फ आधे का राइट पार्ट का बना सकते हो, लेफ्ट पार्ट का बना सकते हो, ऐसे जो हमारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है बहुत सारे अलग अलग होते हैं, अलग अलग इस शेप्स के लिए, ठीक है। जैसे कि डिस्क के लिए हो गया, बॉक्स के लिए हो गया। वी शुड डिफाइन द ओरिजिन फॉर ईच स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ठीक है। आपको ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा इसका, ठीक है, ये रहा, ठीक है। The shape and size must be adapted to the geometric properties of the object। और जो हमारा SC है उसका जो शेप एंड साइज है वो अडेप्ट करना चाहिए जो हमारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की उसके साथ, ठीक है। अगर सर्कल है तो ये जाएगा, अगर बॉक्स है तो ये जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर्टी है जो आपकी उसकी ऑब्जेक्ट की उसके साथ जाएगा, ठीक है। ये सो देखो हमारा जो एससी होता है उसके दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो शेप और एक उसका ओरिजिन, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से जो है वो डिफाइन करना है, और ओरिजिन को हम क्या कहते हैं? एंकर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जिसके मतलब कि जो भी ओरिजिन होगा ना वही हमारे पिक्सल पे लगेगा, ठीक है। और उसी उसी को वो चेंज करेगा, ठीक है। और फिर उसी चेंजेस के हिसाब से आप शेप को फाइंड आउट कर पाओगे। अभी एग्जांपल बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। वी चेक फॉर थ्री कंडीशन वाइल अप्लाइंग, ठीक है। फिट, हिट एंड मिस, है ना। अगर आपने जो इस शेप है, ठीक है, जो भी आपका इमेज है उसके ऊपर आपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट रखा, ठीक है। और जो भी आपका स्ट्रक्चरिंग, जैसे कि हमारा ऐसी है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने इसको उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है, लाइक आपने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वन वन के साथ मिल गया, वन वन के साथ मिल गया, मतलब कि सेम टू सेम हो गया। तो ये हमारा होता है फिट, मतलब कि सारे के सारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के जो पिक्सल हैं वो हमारे इमेज के साथ क्या हो गए? मैच हो गए, तो हमारा होता है फिट। अगर कोई एक मैच हुआ, एटलीस्ट मतलब एक मैच हुआ या एक से ज्यादा मैच हुए, तो वो होता है हमारा हिट, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर कोई भी मैच नहीं हुआ, एकदम जीरो, बिल्कुल कोई भी मैच नहीं हुआ, तो वो होता है हमारा मिस, ठीक है। क्लियर है? तो ये तीनों पर ही काम चलेगा, फिट, हिट एंड मिस। अगर एटलीस्ट एक भी हमारा मैच हो गया तो वो होता है हमारा हिट। अगर सारे मैच हो गए तो हमारा होता है फिट। अगर एक भी मैच नहीं हुआ तो हमारा होता है मिस, ठीक है। क्लियर है? तो हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हमारे दो होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग हमारी दो ऑपरेशन से काम होती है। एक तो होता है हमारा डायलेशन और एक होता है हमारा इरोजन, ठीक है। डायलेशन में क्या होता है? ऐड पिक्सल टू द बाउंड्रीज, मतलब कि आपके जो एक बड़ा सा शेप है बट उसके अंदर कुछ हमारे स्मॉल गैप्स हैं वो रह गए, तो उनको वो क्या करेगा? फिलअप करेगा। और इरोजन क्या करता है कि जो भी आपके एक्स्ट्रा जो डॉट्स हैं उनको रिमूव करेगा और शेप को अच्छे से क्या करेगा? फाइन करेगा, ठीक है। पहले पढ़ते हैं डायलेशन। डायलेशन के अंदर क्या होता है? देखो मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल सब मतलब डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपका जो भी एवरी पोजीशन पे जो भी एक्स वाई है वो अगर आपका हो जाता है हिट, मतलब कि एटलीस्ट आपको एक भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा हिट है ना ये। अगर आपका जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपने इमेज के ऊपर रखा और आपको एक भी जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के इक्वल मिल गया, ठीक है, इमेज के अंदर पिक्सल, तो आप क्या कर दोगे? जो भी आपका सेंटर होगा, जो भी आपका एंकर पॉइंट होगा उसे आप कर दोगे वन, ठीक है। अगर मतलब हिट हो गया, ठीक है, मतलब कि एससी और जो इमेज का जो है वो आपका हिट हो गया, तो आप सेंटर पे क्या कर दोगे? वन कर दोगे, ठीक है। लिखा हुआ है ना कि अगर आपका जो वन है अगर एक भी मिल गया तो आप क्या कर दोगे? सेंटर पे सेट कर दोगे क्या? वन, ठीक है। और द ओनली टाइम द आउटपुट पिक्सल इज सेट टू बी जीरो इफ द एंटायर एरिया कवर्ड बाय द एससी कंटेन्स ओनली जीरो, मतलब कि अगर आपका मिस हो गया, ठीक है, मतलब कि आपको एक भी नहीं मिला, तो आप क्या कर दोगे? उसे जीरो कर दोगे। और अगर हिट हो गया, एक भी मिल गया, तो आप उसे वन कर दोगे। और इसको आप a प्लस बी ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है, सिंबलिक।
इसका एप्लीकेशन होता है हमारा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन या फिर गैप फिलिंग या फिर नॉइज एम्पलीफिकेशन, उसके लिए हम यूज करते हैं डायलेशन को। और इरोजन का मतलब होता है कि अगर आपने एससी को रखा, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा मिलना चाहिए, मतलब आपका फिट ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो वन वन एससी है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा अगर मैच हो जाता है, ठीक है, सारा का सारा वन होता है, तभी आप वन सेट करोगे, अदरवाइज आप क्या कर दोगे, जीरो सेट कर दोगे, ठीक है। इफ एससी फाइंड एनी जीरो, मतलब अगर आपको एक भी जीरो मिल गया तो आप उसे जीरो सेट कर दोगे। अगर सारे के सारे एंटायर नेबरहुड है वन, तो आप क्या कर दोगे, सरवाइव कर जाओगे और आप उसे सेट कर दोगे वन, ठीक है। तो इसका जो डिनोट होता है वो होता है ए माइनस बी से, ठीक है। ये फिल्टरिंग के लिए, सिंकेज के लिए या फिर सेपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। क्लियर है? तो मैंने आपको डायरेक्टली डायरेक्टली बता दिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है, ठीक है। हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, और ये हमारा एस सी है, ठीक है, जिसे हम बी कह सकते हैं, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पुट करेंगे पहले पिक्सल पे, दूसरे पिक्सल पे। कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो देखो, अगर हम डायलेशन करें सबसे पहले, तो डायलेशन में क्या होता है कि अगर आपको एक भी वन मिल गया तो आप सेंटर को कर दोगे वन। अगर पूरा का पूरा जीरो है तभी आप करोगे सेंटर को जीरो। तो देखो, हमें ये इमेज थोड़ी छोटी है तो हमें इसे जीरो 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 कर देंगे, ठीक है। और इस वाले एससी को उठाकर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, पहले वाले पे रखेंगे, ठीक है। तो ये अगर पहले वाले पे रखेंगे तो हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। तो हमने सेंटर को वन को तो रख दिया यहाँ पे, इसको रख दिया वन और इसको रख दिया वन। तो अगर हम मैच कराएं तो हमें एक वन मिल गया, ये ऊपर वाले जीरो में कोई दिक्कत नहीं है, एक वन हमें मिल गया। तो हम क्या कर देंगे, सेंटर को कर देंगे वन। तो हमने सेंटर को क्या कर दिया, वन कर दिया, ठीक है। अब हमने दूसरी बार इस पे रखा, ठीक है, दूसरी बार इस पे रखा तो हमें यहाँ पर फिर से वन मिल गया, तो हमने सेंटर को वन कर दिया, ठीक है। फिर से हमने इस पे रखा तो हमें सेंटर पे वन मिल गया, तो हमने वन कर दिया, ठीक है। फिर हमने इस पे रखा, ठीक है, तो हमें क्या हुआ, तो हमने जब यहाँ पे रखा तो हमें एक भी वन नहीं मिला, ठीक है, तो जीरो मिले। तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा, ये मैंने गलती से कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर भी ऐसे ही रखा, यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हमारा तीनों यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, सेंटर हमारा यहाँ रहेगा। तो हमें एक वन मिल गया, ठीक है। तो हम इसे वन कर देंगे, इसे वन कर देंगे, इसे वन कर देंगे, इसे जीरो रहेगा, ठीक है, ये भी जीरो रहेगा। ऐसे हम एससी को पूरे पे मूव करेंगे तो हमारा जो फाइनल इमेज आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे गैप्स थे ना, ये कुछ गैप्स थे, वो हमारे फिल हो गए, ये हमारे वन बन गए, ठीक है। बट ये जो हमारे पूरे बिल्कुल जीरो था वो हमारा गैप फिल नहीं होगा, वो हमारा जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे जो गैप्स हैं वो फिल हो गए, ठीक है। तो क्लियर है आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इरोजन करेंगे, तो इरोजन में हमारा एससी क्या है, वन वन वन। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा पूरा का पूरा जो है इमेज के अंदर हमारा वन 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 होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जब क्या करोगे, जीरो 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 कर दिया, ऐसे सेंटर पे रखोगे तो यहाँ पर हमारा एक ही वन है, सारे के एक एक जीरो मिल गया आपको, मतलब एक भी जीरो मिल गया तो आपको क्या कर दोगे, सेंटर पे जीरो कर दोगे। तो आपने सेंटर पे जीरो कर दिया, ऐसे आगे आगे बढ़ोगे तो आप सेंटर पे जीरो करते जाओगे। सिर्फ आप जब यहाँ पर आओगे ना, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा वन 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 मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे क्या करोगे, सेंटर पे वन कर दोगे। तो आपने सेंटर पे वन कर दिया, ठीक है। फिर से आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको इस वाले सेंटर पे भी वन मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको भी वन करोगे तो इसे अभी वन ही आएगा, ठीक है। गलती से यार गलत हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर वन रहेगा, यहाँ पर वन रहेगा और यहाँ यहाँ जीरो, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा ये। आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पूरा हमारा जो इरोजन और डायलेशन है वो हमारा काम करता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ये हमारा जो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग है, ये हमारा आया भी हुआ है 10 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग बतानी थी और ऑपरेशन बताने थे, इरोजन एंड डायलेशन, ठीक है। कैसे इमेज को रिफाइन करते हैं, ठीक है। और आप इसके साथ ना ये वाला एग्जांपल भी बताकर आ सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल वाटर सेट सेगमेंटेशन, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। वाटर सेट सेगमेंटेशन होता क्या है, ये हमारा एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि हमारी एक ऐसी मेथड है जो कि क्या करता है, जो भी हमारे एक इमेज है, ठीक है, एक इमेज है, उसके अंदर हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं या फिर टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, उसे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इस एल्गोरिथम की हेल्प से। ये एल्गोरिथम काम करता है माउंटेन और वैली के ऊपर, ठीक है। जो वैली और माउंटेन्स होते हैं ना, उसके बेस पर काम करता है। अब आप बोलोगे भैया कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करता है, ग्रे स्केल इमेज को, जो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, उसको कर देता है माउंटेन्स लैंडस्केप के अंदर कन्वर्ट। मतलब जो भी आपके डार्कर एरियाज होंगे उसको तो बना देगा बेसिन, उसको बना देगा वैली, ठीक है। और जो भी आपके ब्राइट एरियाज होंगे उसको बना देगा माउंटेन, ठीक है। इतना क्लियर है? मतलब कि एक हमारी ऐसे इमेज है, ठीक है, उसके अंदर कुछ हमारे डार्कर पार्ट्स हैं, ठीक है, और कुछ हमारे ब्राइटर पार्ट्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे डार्कर पार्ट्स हैं, कुछ हमारे ब्राइटर पार्ट्स हैं। तो उनको कन्वर्ट कर देगा एक ऐसी इमेज के अंदर, मतलब एक ऐसे लैंडस्केप के अंदर। जो भी हमारे डार्कर पार्ट्स होंगे उसको तो बना देगा क्या, क्या बनाना है हमें, वैली, ठीक है। उसके हम बना देंगे पॉन्ड, ठीक है, वैली बना दी, ठीक है, जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, ठीक है।
जैसे कि ये हमने वैली बना दी, ठीक है। और जो भी हमारे ब्राइटर पार्ट है, जैसे कि ब्राइटर पार्ट है तो हमने यहाँ पर बना दिया माउंटेन, ठीक है। जैसे कि आप 3D में समझोगे तो ऐसे माउंटेन ऊपर आता है ना, तो वो वैसे ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे माउंटेन बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे समझ लिया कि ब्राइट को तो आपको याद रखना है हमेशा, ब्राइट को तो बना देंगे माउंटेन और डार्क को बना देंगे क्या, हमारी वैली, ठीक है, जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी विल फ्लड दिस लैंडस्केप विथ वाटर, ठीक है। अब जो ये हमारा पूरा लैंडस्केप है इसके अंदर हम पानी भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम पानी भरना स्टार्ट करेंगे तो पहले बेसिन के अंदर जाएगा, तो ये बेसिन के अंदर से हम एक सेंटर पॉइंट आउट फाइंड करेंगे, सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और इन सेंटर पॉइंट से हम पानी भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट होगा, ऐसे आप बोलोगे भैया हो गया है, तो देखो पानी भरना जैसे ही ना स्टार्ट होगा ना, जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटर पॉइंट्स है, ठीक है। तो जैसे जैसे सेंटर पॉइंट हमारा पानी भरना स्टार्ट करेगा ना, तो इस सेंटर पॉइंट्स के अंदर क्या होगा कि ये पानी और ज्यादा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आएगा तो ये दोनों दोनों पानी जो है मिक्सअप होंगे, यहाँ पर ये पानी मिक्सअप होगा, यहाँ पर ये पानी मिक्सअप होगा, क्योंकि पानी ज्यादा भर दिया हमने। तो यहाँ पर जो भी हमारे पानी मिक्सअप होंगे ना, इन मिक्सअप के टाइम पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डैम्स को जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। वी विल बिल्ड अ डैम टू सेपरेट दे, ठीक है। तो हम इनके क्या करेंगे, यहाँ पर डैम्स को क्रिएट करेंगे जो कि इन वैलीज को क्या करेंगे, डिफरेंट मतलब कि क्या बोलते हैं, सेपरेट करेंगे, ठीक है, जिससे कि पानी ओवरफ्लो ना हो। तो ये जो डैम्स होंगी ना, ये हमारी होंगी बाउंड्रीज। तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा अलग ऑब्जेक्ट है, 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 ठीक है। क्लियर है ना, कि मतलब जहां पर भी हमारा डैम होगा वो हमारी होगी बाउंड्री, ठीक है। और इसी दिस प्रोसेस गिव्स अस अ क्लीन सेगमेंटेशन ऑफ द इमेज। और इस प्रोसेस से हम जो है इमेजेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये वैली है और इसके अंदर जो है पानी ओवरफ्लो होकर अगर ये वैली जो है आपस में मिल जा रही है, तो मतलब यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बीच में एक डैम बना देंगे, तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट है वो अलग हो जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं ओवरलैप हो रहे हैं उन्हें हम अलग कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना। सो वर्किंग स्टेप ऑफ वाटरशेड एल्गोरिथम, तो हम वर्किंग स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इनपुट ले लेना है इमेज को, एज ए आपकी जो भी ओरिजिनल इमेज है आपको उसे ले लेना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक इमेज है जिसके अंदर जो कॉइन्स हैं वो आपस में काफी सारे टच हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक इमेज है उसके अंदर काफी सारे कॉइन्स हैं जो कि आपस में ऐसे टच हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो इमेज है अपनी उसे ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जो भी ब्राइट एरियाज होंगे उनको आपको बनाना है माउंटेन हायर वैल्यूज, एंड जो भी आपके डार्क एरियाज होंगे, जो भी लोअर वैल्यूज होंगी, उन्हें बना देना है वैली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इमेज को हमने एक माउंटेन लैंडस्केप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर आपको क्या करना है, मार्कर प्लेसमेंट करना है, मतलब कि आपको जो भी आपकी इंटेंसिटी वाले लोएस्ट इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स हैं, लोएस्ट इंटेंसिटी वाले पॉइंट कौन से, हमारे वैलीज हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको लोकल मिनिमा ढूंढना है, आपको बीच का पार्ट ढूंढना है जो कि लोकल मिनिमा है, ठीक है। उसको आपको एज अ सेंटर मार्क करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर वैली के अंदर ये जो सेंटर था वो हमने मार्क किया था, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर बन गया। तो आपको उनको क्या करना है, सेंटर को मार्क कर देना है, ठीक है। फिर वो हमारे क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट की तरह वर्क करेंगे फॉर फ्लडिंग, मतलब कि यहीं से पानी जो है वो स्टार्ट होगा फ्लड होना, ठीक है, फ्लो फ्लो होना। फिर आपको क्या करना है, फ्लड करना है, मतलब कि इन मार्कर्स को आपको क्या करना है, फिल करते जाना है, ठीक है। फिल करते जाना है, इनको फिल करते जाना है। तो जहां पर भी फिर आपको जैसे फिल करते गए, एज द वाटर राइजेस इट स्टार्ट फिलिंग द कैचमेंट बेसिन, ठीक है। जैसे ही आपका जो वाटर है वो राइज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो क्या होगा, आपका जो बेसिन है वो ओवरफ्लो होगा। तो आपको एक कैचमेंट बेसिन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट मैच कर रहे हैं, ठीक है। ईच बेसिन असाइंड अ यूनिक लेबल कॉरस्पॉन्ड टू द स्टार्टिंग मिनिमा, ठीक है। हर एक स्टार्टिंग मिनिमा के आप बेस पर हर एक बेसिन को एक नाम दोगे, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, एक इमेज है, ठीक है। इसके अंदर आपका एक ये कॉइन है, ये कॉइन, ठीक है। ऐसे आपके अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक लोकल मिनिमा ढूंढा, यहाँ से आपने एक लोकल मिनिमा ढूंढा, यहाँ से आपने लोकल मिनिमा ढूंढा, ठीक है। और ये जैसे ओवरफ्लो होने लगे तो आपने इस वाले इसको एक अलग नाम दिया होगा, इसको आपने अलग नाम दिया होगा, इसको आपने अलग नाम दिया होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक अलग अलग नाम दे दिया, और आपने यहाँ पर बेसिन को क्या कर दिया, लेबलिंग कर दी, कि आपका एक ये बेसिन हो गया, ये बेसिन हो गया, ये बेसिन हो गया, ठीक है। आपने लेबलिंग कर दी। अब आपको क्या करना है, डैम कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। द प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द एंटायर टॉपोग्राफिक सरफेस इज सबमर्ज, मतलब कि आपको ये जो फ्लडिंग है ना जब तक करते रहनी है जब तक कि ये पूरा का पूरा जो है मिल ना जाए, ठीक है। मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, मिल ना जाए, मतलब कि पहाड़ वहाड़ जो है सब कुछ मिल ना जाए। सबको आपको मिला देना है, ठीक है। मिल गए पानी से, मतलब कि पूरे भर गए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वाटर मीटिंग, when the water rising from two different basin it about the merge over a crest, ठीक है। क्रेस्ट मतलब कि आपका जो दो बेसिन अगर मिल जाए, ठीक है,
तो वहां पर आपको डैम को जो है कंस्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका जैसे ही ओवरफ्लो होगा तो यहाँ पे दो बेसिन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर डैम को कंस्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है, डैम को कंस्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आपका जो डैम है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक, ठीक है। ऐसे आपके डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट होने लगेंगे। डैम आपको कंस्ट्रक्ट करना है। डैम का मतलब क्या है? डैम का मतलब है सेट ऑफ पिक्सल ऑन द बाउंड्री दैट प्रिवेंट द मर्जिंग ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट। मतलब कि आपको क्या करना है, डैम का मतलब क्या है, एक हायर वैल्यूज होती है पिक्सल की, ठीक है, वो आपको क्रिएट कर देनी है, जिससे कि वो यूनिक वैल्यूज आपको पता चल जाए कि यहाँ पर जो है आपका जो पानी है वो फ्लो मर्ज हो रहा था, ठीक है। तो आपको उसको क्या कर देना है, अलग अलग पिक्सल से आपको वो दिखा देना है, ठीक है। और इससे आपको क्या हो जाएगा, जो आपका केचमेंट लेवल को लेबल कर देना है बेसिन को, और वो आपको बेसिन मिल जाएंगे, ठीक है। final boundaries. These constructed dams form the watershed lines that define the final segmentation boundaries. तो ये जो भी हमारे डैम्स क्रिएट होंगे, ठीक है, ये जो भी आपके डैम्स क्रिएट होंगे वो आपको फाइनल जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता रहे होंगे कि ये आपके फाइनल पॉइंट्स हैं, ये आपके सेगमेंटेशन है, ये आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप इससे फाइंड आउट कर पाओगे कि कितने ऑब्जेक्ट आपके टोटली है इमेज के अंदर, आप कैसे आप उन्हें सेगमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो डैम के थ्रू ही आपके जो इमेज के ऑब्जेक्ट्स हैं वो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने डैम कंस्ट्रक्शन बता दिया, ठीक है, आपको मैंने वाटरशेड के एल्गोरिथम बता दिया, और फाइनल सारी चीजें बता दी, ठीक है। तो 10 मार्क्स में पूछा गया था व्हाट इज डैम कंस्ट्रक्शन, तो आप डैम कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझा सकते हो, उसके साथ आप वाटरशेड एल्गोरिथम को अच्छे से बता देना, ठीक है। और हाउ इट इज हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटरशेड वो भी आप बता सकते हो, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैंने सारी चीजें बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो कहीं पर भी इतने अच्छे से समझाया नहीं गया है, ठीक है। तो मैंने आपको कोशिश करी है कि सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दूं, ठीक है, और आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट 4 है कंप्लीट हो चुकी है, अब तक हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर दी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा कंप्लीट प्लेलिस्ट का, ठीक है। और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो मल्टी आइटम्स को, ठीक है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी नोट्स के लिए, या फिर आप www.multiitems.com को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @multiitems.com, ठीक है, जहां पर आपको इंजीनियरिंग के रिलेटेड और अपडेट्स मिल सकती हैं, ठीक है। न्यू जॉब अपडेट्स, हैकाथॉन अपडेट्स, या फिर कुछ टॉपिक्स को मैंने काफी सिंपल वे में वहां पे समझाया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपडेटेड रहना है हमारे साथ कि कौन सी वीडियो आने वाली है, कौन सी वीडियो आ चुकी है, ठीक है, उसके लिए। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा, अगर रहा है तो भाई कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।